सभी दोस्तों, कैसे हो? टाइमिंग शायद 3 बजा हो रहा है, तो सभी के लिए गुड आफ्टरनून। और हम नया चैप्टर लेकर आए हैं एक, जिसका नाम है प्लांट ब्रीडिंग। इसका नाम क्या है? प्लांट ब्रीडिंग है। और प्लांटिंग ब्रीडिंग सब्जेक्ट है जो हर में आता है, चाहे चाहे वो पीईटी हो, चाहे वो सीयूटी हो। और जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है ना, जो बीएससी है, उसके जो सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है ना, उसमें एक चैप्टर के रूप मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है प्लांट ब्रीडिंग। तो हम प्लांट ब्रीडिंग लेकर के आए हैं। ये प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है? होता क्या है? अगर आपने पढ़ा होगा फ्लावर के बारे में, जैसे तो आपके पास नोट्स वगैरह है जो भी खोल कर के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। वैसे तो मैं आपको समझा दूंगा। तो प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, ये देखो। तो डेफिनेशन लिखिए कि फसलों के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन करने की क्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। मतलब जो फसल होती है, कोई क्रॉप है, कोई प्लांट है, कोई भी जैसे फ्लावर है, उसमें क्या चेंज लाना, चेंज ला के जो मानव उसका प्रयोग करता है, उसी कंडीशन को कहते हैं। अब जीन प्रारूप, आपने जीन प्रारूप, जैसे दो जीन प्रारूप प्रकार है, एक जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप होता है आंतरिक लक्षण, मतलब जैसे एक्स एक्स है, एक्स वाई है, मतलब एक कंडीशन जीनोटाइप कहलाती है। और फिनोटाइप देखा मतलब आपने फिनोटाइप देखा, फिनोटाइप तो ऊपर वाला जैसे कि मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं इसको हम, जैसे कि टॉल है, ड्वार्फ है, मतलब ऐसे। तो ये कहता है जैसे कि भारत में पादप प्रजनन के पिता कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पादप प्रजनन के पिता कौन है। तो आपके सामने दिख रहा है डॉक्टर वीपी पॉल है। कौन है? डॉक्टर वीपी पॉल। तो हमारे जो भारत में जो पिता हैं, जो भारत में जो पिता हैं वो डॉक्टर कौन है? बीपी पॉल हैं। तो भारत में जो डॉक्टर जो पिता है वो डॉक्टर बीपी पॉल है। कौन है? डॉक्टर बीपी पॉल। ये मैंने हाईलाइट किया है डॉक्टर बीपी पॉल को। कौन? डॉक्टर बीपी पॉल, जो भारत में कौन है? पादप प्रजनन के पिता। और जो डॉक्टर बीपी पॉल भी हैं, ये जो आईसीआर है, क्या है? आईसीआर, आईसीआर है ना, उनके जो प्रथम डीजी थे, प्रथम डीजी थे डॉक्टर बीपी पॉल ही थे। आईसीआर के प्रथम डीजी कौन थे? डॉक्टर बीपी पॉल ही थे। अब वर्तमान शायद कोई पुरुषोत्तम है, कोई है ना, तो याद नहीं आ रहा, सॉरी मेरे को। तो हाँ, जो प्रथम था वो डॉक्टर बी पाल है। और जो फूलों का जनक कहता है, फूलों का जनक यानी फादर ऑफ फ्लावर कौन है? तो यही है, बी पाल, डॉक्टर बी। ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ क्लियर हो चुके हैं, है ना। तो वो देखते हैं जैसे आगे इसमें क्या लिखा है। जैसे आता है कि जो प्लांट ब्रीडिंग होता है, प्लांट ब्रीडिंग के मेन उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों रहे प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट के अंदर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये इसको मेन उद्देश्य क्या है। तो ये लिखा है कि अधिक उपाय वाली किस्मों का विकास करना, मतलब ऐसी वैरायटी जैसे कि अधिक उत्पादन हो, अधिक उत्पादन ऐसी वैरायटी का। जैसे कि आपने पढ़ा हो कई वर्षों बाद, कई वर्षों पहले, जैसे गेहूं की कोई वैरायटी थी, वो बहुत ऊंची बढ़ती थी, बहुत, उनकी हाइट बहुत थी और उपज कम होती थी। तो उसमें क्या किया, ऐसे ही जैसे कि नॉरन टेन जीन था, उसके द्वारा गेहूं की जो वैरायटी, जितनी वैरायटी थी, उन्होंने क्या सुधार किया था। तो उसी प्रकार अधिक उत्पादन वाली वैरायटी में चेंज करना है। उपजों की गुणवत्ता में सुधार करना है, ठीक है। उपज की गुणवत्ता में सुधार करना है। रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना है, मतलब जैसे कि पहले की जो किस्म थी तो उनमें अधिक डिसीज लगती थी, अब ऐसी डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी का उगानी है हमको। तो डिसीज ऐसी, मतलब अधिकतर इसमें डिसीज नहीं लगनी चाहिए। मतलब आजकल मार्केट में ऐसी ऐसी वैरायटी आ रही है, बहुत अच्छी वैरायटी, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि जैसे कोई महंगा महंगा स्टोन, सॉरी इसका नाम क्या है, पपीते में कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो कि हवा के प्रतिरोधी हैं, मतलब हवा से नहीं जड़ सकती। केला की वैरायटी हैं, मतलब बहुत सारी वैरायटी हैं, तो इनमें कोई डिसीज नहीं लगती है देखा। तो ऐसी वैरायटी का विकास हमको करना है ना। मतलब शीघ्र पकने वाली, यानी ईयरली, ईयरली वैरायटी, मतलब बहुत जल्दी पकने वाली वैरायटी, तो शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास भी करना है ना। और मतलब एक साथ पकना, मतलब कोई वैरायटी की आज पक गई, कोई जाकर रवि किस्म पका, जैसे कि हमने खरीफ वाली फसल बोई थी, तो वो एकदम पकड़ी जायद में जाकर, मतलब ऐसी हम जायद नहीं, मतलब एक संग पकड़ी, जैसे कि 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन होता है इनका हार्वेस्टिंग का, तो 3 से 4 मंथ में पकनी चाहिए, है ना। अब आता है स्टोरी ऑफ प्राणी विज्ञान, मतलब स्टोरी मतलब इतिहास। जैसे कि विज्ञान है जिसका बेबीलोन, बेबीलोन और असीरिया, इन्हें क्या किया था, खजूर था, एक प्लांट था खजूर, उसमें आर्टिफिशियल क्या किया था, उनमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया था, आर्टिफिशियल का तो पॉलिनेशन करवाया था। सर्वप्रथम कृत्रिम संकरण, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड
हाइब्रिड थॉमसन फेयर चाइल्ड के द्वारा किया गया सन 1717 में। मतलब ये क्वेश्चन है, मतलब जनरल नॉलेज के, आपको याद होना चाहिए ना। एक है जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम होता है कोल्यूरेटर, जिसने तंबाकू में हाइब्रिडाइजेशन किया है ना। जैसे नाइट ने सर्वप्रथम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा फलों की किस्मों का विकास हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो मतलब जनरल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो पीएटी है, जो सीयूटी तैयारी कर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, उनको पढ़ना चाहिए ना। तो बहुत जैसे नेल्सन हेल 1900 ने सिंगल प्लांट सिलेक्शन मेथड डेवलप किया था। मतलब एक प्लांट है, मतलब सिंगल ने एक और मेथड, मतलब एक प्लांट सिलेक्शन उसने का डेवलप किया था, जैसे हिटोरसिस टर्म ऑफ इसमें ले दिया था हिटोरसिस। अब हिटोरसिस मतलब अलग हिटोरसिस का मतलब अलग अलग टर्म में हिटोरसिस होता है। जॉनसन सन 1903 में प्योर लाइन थ्योरी होती है ना, ये भी सिद्धांत दिया था, प्योर लाइन थ्योरी। मेंडल ने सन 1856 में वंशागति के नियम इनहेरिडेंस, जो मेंडल थे, अब मेंडल को जन आनुवंशिक के पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है। तो उसने 1856 में इनहेरिडेंस जो वंशागति के नियम दिए थे। जीएच सुल हाइब्रिड हाइब्रिड माज तथा हाइब्रिड वैरायटी का विकास किया, जो माज में मक्का मतलब मक्का की संकर वैरायटीज का विकास किया था जीएच सुल ने। अब एक और आता है जैसे 1966 यानी 66-67 में हरित क्रांति आई और धान और गेहूँ की बोनी जाति विकास की गई। अब जो हरित क्रांति दिख रही है आपको, अब जो 1966 65 66 67 ऐसे ही आपको हर नोट से हर डाटा अलग अलग दिखता है। 1966 यही है। तो जो हरित क्रांति थी ये किसके द्वारा लाई गई थी पूरे भारत में? भारत में देखो तो एम एस स्वामीनाथन लाई गई थी। अब पूरे विश्व में देखो तो डॉक्टर थे ई नॉर्मल है ना, कुछ ऐसे नाम था, डॉक्टर ई नॉर्मल, जो कि विश्व के पिता थे। और भारत में देखो तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं, हरित क्रांति के पिता है ना। तो जैसे कि जो लिखा है हरित क्रांति के जनक विश्व में जो क्या है, नॉर्मन और बोरलॉग विश्व में। अब भारत में कौन है? एम एस स्वामीनाथन। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है जो मैंने बताया। अब जैसे मैंने बताया गेहूं में बोने पानी के लिए जीन था नोरेंटेन। मैंने आपको बताया कि गेहूं की फैल जाती थी, जो लंबी समय बहुत लंबी बढ़ती थी, उपज बहुत कम होता था, तो नोरेंटेन जीन के द्वारा उनको चेंजेबल किया गया था, तो नोरेंटेन है। और जैसे और गेहूँ भारत में गेहूं की बोनी किस्मों को मैक्सो के द्वारा लगाया तथा उन्हें भारतीय किस्मों के साथ संकड़ कर कल्याण सोना व सोना किस्में उत्पन्न की गई थी। मैक्सिको ये बोल रहा है कि मैक्सिको से लाया गया था, मतलब ये है ना। धान अब जैसे कि धान के बोनेपन का जीन डीयू वो जीन है, जो धान में जो जीन होता है मतलब इनके बोनेपन के लिए डीयू जीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएटी के लाना है ना। भारत में टीएन और IR8 फिलीपींस से मंगवाकर जजा रत्नावा IR36 किस्म का विकास किया गया था। यही फिलीपींस। अब फिलीपींस से क्वेश्चन आया था, फिलीपींस से आपको एक क्वेश्चन बताऊँ, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो अंतर्राष्ट्रीय धान का जो अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान संस्थान है, वो मनीला फिलीपींस में है, अंतर्राष्ट्रीय है ना। धान की धान और जो धान की जो पहली किस्म वेराइटी थी TN1 है, जो पहली किस्म बनी थी वो TN1 है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने बताया ना अभी कि बताया कि इससे पहले कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मनीला फिलीपींस में है, पता। कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी H4 वेराइटी है, जो गुजरात की यूनिवर्सिटी द्वारा बनी गई है सन 1970 में। एक वेराइटी और इसकी शायद मेरे याद नहीं आ रही, हाँ वो वेराइटी है। जैसे हिटोरसिस अभी पढ़ के आए हम। जब दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस करा जाता है तो एबन पीढ़ी प्राप्त होती है। एबन पीढ़ी प्राप्त होती है जैसे कि मतलब जो माता पिता है के जो बीच क्रॉस होता है, तो वो जो पीढ़ी होती है उसको एबन पीढ़ी कहते हैं। उसमें एबन पीढ़ी का परफॉर्मेंस पेरेंट्स से अच्छा होता है, उसे ही टेरेसिस कहते हैं। टेरेसिस मतलब अलग डिफरेंट, मतलब डिफरेंट अलग, तो डिफरेंट है ना। अब आता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन, उसको रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे दो प्रकार, एक सेक्सुअल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो हम पढ़ रहे हैं पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जन्म में ये क्या बता रहा है कि लैंगिक जन्म में नर एवं मादा युग्म होता है गैमेट्स। युग्म होता है गैमेट्स, मतलब कुछ इंग्लिश शब्द हैं जो बहुत जल्दी समझ आते हैं, जो हिंदी शब्द है वो बहुत जल्दी समझ नहीं आते। जैसे युग्म में क्या होता है इसमें गैमेट के संयोग से जब जाइगोट की उत्पत्ति होती है तो भ्रूण के में परिवर्धन एंड डेवलप होता है, मतलब भ्रूण। अब भ्रूण बताइए
एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म होता है उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आपके इफ्लोड होते हैं ना कि डिप्लोड। जो दो गैमेट्स मिलेंगे जब आपके जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट हमेशा वैसे डिप्लोड होता है, ट्विन होता है, तो जो दो हैप्लोड मिलकर बनाते हैं वो डिप्लोड होगा। और जो जाइगोट, जाइगोट आपका जो बीज होता है, ये सीड होता है ना, सीड, सीड का जो भ्रूण होता है, भ्रूण स्पर्म में क्या होता है, चेंजेबल हो जाता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया का वर्णन निम्न के शीर्षों में किया जाता है। मतलब उनकी जो लैंगिक जो जन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, उसकी और भी विधि है। देखो जैसे विधि, मतलब निम्न पार्टों के द्वारा किया जाए, जैसे फ्लोवर, फ्लोवर के द्वारा होता है, स्पोरोजेनेसिस के द्वारा होता है, गेमेटोजेनेसिस, मतलब स्पोरोजेनेसिस होता है, स्पोर बनने के लिए स्पोरोजेनेसिस कहलाती है, मतलब, और गेमेटोस बनने के लिए गेमेटोसिस कहलाती है। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जो पॉलिनेशन, पहले पॉलिनेशन होता है, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखना, क्यों प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं, पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, वो एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। तो इन चीज़ों, छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। एम्ब्रियोजेनेसिस, इसके बाद आता है फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, कोई चीज़ हो, तीन चीज़ होती है, एक तो मॉर्फोलॉजी होती है, एक उसकी एनाटॉमी होती है, एक उसकी फिजियोलॉजी होती है। तो जो मॉर्फोलॉजी, मैं वैसे आपको सुनाया तो मॉर्फोलॉजी होती क्या है। मॉर्फोलॉजी में ये देखते हैं कि प्लांट का आवरण, मतलब बाहर क्या है, कितनी इसकी टहनियाँ इधर है, इसमें अभी लीप भी हैं, टहनियाँ हैं इसकी, मतलब वो एपिडर्मिस भी है, मतलब ये देखते हैं मॉर्फोलॉजी में, मतलब बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी। अब एनाटॉमी, एनाटॉमी जैसे कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हड्डियाँ भी है, स्टोमक भी है, लिवर भी है, छोटी इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन है, मतलब, और यहाँ ट्रैकिया, मतलब इन चीज़ों को देखना, ये एनाटॉमी होगी। अब आते मॉर्फ, अब आते फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या देखते हैं कि ये लिवर लगा है, तो ये लिवर कार्य कैसे कर रहा है, यह ट्रैकिया, ट्रैकिया कार्य कैसे कर रहा है, इसको हम उसकी फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इसमें देखा गया है, मॉर्फोलॉजी क्या है कि नर युग्मक पुष्प के अंदर पुंकेसरण स्टेमन, स्टेमन से उत्पन्न होता है। जो नर युग्मक होता है ना, नर युग्मक, तो नरयुग्म जैसे कि हिंदी में लिखा है समझ पर, इसको कहते हैं इंग्लिश में पॉलीग्रेन, क्या कहते हैं, पॉलीग्रेन। अब स्टेमन से, जो स्टेमन से उत्पन्न होते हैं, और स्टेमन से होते तो स्टेमन भी है भाई, दो तीन भाग होते हैं स्टेमन के, एक तो एंथर होता है, कनेक्टिव पॉइंट होता है, एक फिलामेंट होता है, कहाँ से निकलते हैं ये नरयुग्म के, यानी पॉलीग्रेन। तो भाई स्टेमन के एंथर से, एंथर होता है ना, ऊपर लगा होता है, वहाँ जो एंथर होता है, एंथर में जो नरयुग्म का होता है निर्माण होता है, वहाँ से निकलते हैं स्टेमा के, स्टेमन के एंथर से, तो पॉलिनेग्रेन वहाँ से निकल उत्पन्न होते हैं। जब स्त्री केसर, स्त्री केसर कहते हैं फिस्टल, फिस्टल यानी कार्पल, ये मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो मतलब अब जैसे जो पिस्टल होता है, कार्पल होता है, ये क्या होता है, कार्पल। और कार्पल वैसे तीन भाग होते हैं कार्पल में, कार्पल में तीन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन भाग होते हैं किसके, पिस्टल के। पिस्टल का दूसरा नाम होता है कार्पल। तो ये तीन भागों में डिवाइडेशन रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी क्या रहता है, ओवरी। तो जो मादा युग्म होता है यूवरी में रहता है अधिकांश, जैसे फसलें, जैसे जौ, धान, गेहूँ, सरसों, तिल, अलसी, दलहन आदि, प्रत्येक पुष्प के स्त्री के साथ पुंकेसर दोनों ही उपस्थित होते हैं। आदि के पुष्प में स्त्री केसर, मतलब जो कहने का मतलब होता है, ये स्त्री केसर, यानी कहने का मतलब ये पिस्टल होता है, और पुंकेसर, पुंकेसर होता है जैसे कि स्टेमन, मतलब किसी में दोनों उपस्थित होते हैं। और उपस्थित जैसे कि आप गौर करिए, कोई प्लांट ब्रीडिंग चल रही है, जैसे ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब नर भाग एंड मादा भाग दोनों ही एक प्लांट में बताया रहा है, तो सोल क्या हो, सेल्फ फॉर्मेशन होता है उसके अंदर, सेल्फ फॉर्मेशन, है ना। तो बता रहे कि जौ, धान, गेहूँ, सरसों, तिल, अलसी, दलहन आदि के पुष्प में स्त्री के तरह फूके दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं, एकलिंगी, उभयलिंगी श्रेणी बोलते हैं, मतलब उभयलिंगी श्रेणी कहते हैं, हर्मोटाइट। अब यहाँ मतलब जिन पुष्पों में केवल फीमेल पार्ट होता है उन्हें पिस्टिलेट कहते हैं, मतलब जैसे, मतलब फीमेल पार्ट, फीमेल का पार्ट होता है उन्हें स्त्री केसरी कहते हैं, पिस्टिलेट कहते हैं। और जिनमें खाली मेल पार्ट होता है उनको क्या कहते हैं, स्टेमिनेट, पुंकेसरी कहते हैं, बस क्या कहते हैं, पुंकेसरी। अब इसके बाद में आता है क्या, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, वाइसेक्सुअल, मतलब आप, है ना, सुने हो, डायोसियस, मोनोसियस, ये जैसे। अब आता है यूनिसेक्सुअल क्या होता है, जब दो पुष्पों में, जब दो पुष्पों में केवल नर भाग हो तब उसे एकलिंग यानी यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मतलब दो पुष्प हैं, उनमें मात्र क्या है, पुंकेसरी, और नर भाग ही हैं, तो उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मेल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर, मतलब अलग अलग फ्लावर पर,
नर भाग होता उन्हें गिलिंग यानी यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अब यूनिसेक्सुअल जैसे कि मोनोसिस, मोनोसिस क्या कह रहा है, मोनोसिस की भी देख लेते हैं। जब पुष्प में स्त्री केसर व पुंकेसरी पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तो इन पौधों को मोनोसिस कहते हैं, जैसे नारियल रंडी। मतलब कहने का मतलब इसका कि एक ही प्लांट पर स्त्री केसर और पुंकेसरी, स्त्री केसर और पुंकेसरी दोनों क्या, एक ही पुष्प में, जब पुष्प में स्त्री केसर व पुंकेसर पुष्प एक ही पौधे मतलब दोनों पुष्प में एक ही प्लांट के अंदर पाए रहे हैं जाते हैं तो इन पौधों को मोनोसियस कहते हैं, जैसे नारियल, अरंडी, मक्का, आम, अंगूर और खीरा, लौकी, ककड़ी। स्त्री के पुंकेसरी, पुंकेसर स्त्री के दृष्टि मतलब पुंकेसर क्या होता है आपको अभी बताया मैंने, पुंकेसर क्या होता है यानी स्टेमन, स्टेमन नर भाग होता है और जो स्त्री केसर होता है वो मादा भाग होता है। ये दोनों एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं तो उनको कहते हैं मोनोसियस। याद रखना मोनो का मतलब एक होता है, यहाँ ओवेलिंग लिखा है, मोनो मतलब एक, मतलब एक ही प्लांट है। यहाँ जैसे कि लिखा है डाइवोसियस, डाई माने दो, याद रखना। जब वो दो पौधों में स्त्री के तरफ उनके सिर्फ पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, जैसे पपीता, पपीता डाइवोसियस, डाइवोसियस का मतलब दो, दो प्लांट और एक लिंगी, मतलब एक लिंग एक प्लांट पे। यहाँ तुम तो कुछ मत याद करो, मोनोसियस से तो मोनो का मतलब एक प्लांट और डाइवोसियस तो दो प्लांट, तो मतलब जो डाइवोसियस दो प्लांट हैं आगे लिखा है इसका हिंदी होता है एक लिंगी, मतलब एक लिंगी एक प्लांट पर, एक लिंगी एक प्लांट पे। बस एक कंडीशन याद रखो तो हमेशा कभी भी नहीं भूलोगे इस चीज़, है ना, एक एक प्लांट पे है ना, तो कभी आप नहीं भूलोगे। अब जिसके बाद आता अपना दूसरा नंबर, नंबर 2 स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस का मतलब स्पोर बनना, स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब स्पोर बनते कैसे, जैसे लिखा है कि पुंकेसर, पुंकेसर क्या लिखा है, पुंकेसर, पुंकेसर को बोलते हैं स्टेमन इंग्लिश में। अब एंड्रोशियम इसके ब्रैकेट में क्यों लगा है उसको मैं बताऊँ। और स्त्री केसर, स्त्री केसर क्यों क्या कहते हैं, कार्पल यानी पिस्टल इंग्लिश में। अब जैसे कि पुंकेसर मतलब बहुत सारे पुंकेसर मिलकर के एक चीज़ बनाते हैं उसका नाम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एक नर भाग होता है ना। ग्रुप ऑफ पुंकेसर यानी स्टेमन एंड्रोशियम कहलाता है और ग्रुप ऑफ स्त्री केसर यानी कार्पल या पिस्टल गैनोसियम कहलाता है। जब इन दोनों में क्या होता है, म्यूसिस के द्वारा जो स्पोर बनते हैं उस प्रक्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। म्यूसिस आपने पता होगा, म्यूसिस, म्यूसिस क्या होता है, म्यूसिस मतलब जैसे सेल्स होती हैं, सेल्स कोशिकाएं होती हैं ना, जब उनका डिवीजन होता है तो दो सेल्स है ना, जैसे डिप्लॉइड सेल्स होती है वो हमें डिप्लॉइड सेल्स है तो वो हिप्लोइड में बदल जाती हैं, किसमें, हिप्लोइड में बदल जाती है, तो मतलब वही म्यूसिस से होता है। स्पोर बनता है उसे क्या कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर इज नाउ स्पोरोजेनेसिस। अब आता है जो स्पोरोजेनेसिस के द्वारा आता है मेगास्पोर माइक्रोस्पोर, आपको चलो आगे बताएंगे क्या है इन्हीं के बारे में, है ना। अब आता है जो स्पोरोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, एक मेगास्पोर एक माइक्रोस्पोर, दो प्रकार का होता है जो स्पोरोजेनेसिस, एक तो मेगास्पोर होता है एक माइक्रोस्पोर होता है। तो चलो चलते जो है दो टाइप का होता है स्पोरोजेनेसिस। अब आता है जैसे कि मेगास्पोर, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो यूबिल होता है, यूबिल मतलब ओवरी होती है, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल म्यूसिस के द्वारा मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब जैसे कि आपको मैं बताऊं कि यूबिल कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि मैं बताऊं ओवरी बना के आपको, जैसे कि थोड़ा गलत बनाया मेरे से, ऐसे बना, कुछ ऐसे टाइप में रहता है, क्या रहता है, कुछ ऐसे टाइप में लट्टू टाइप में रहती है। ये हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्पल के तीन भाग होते हैं, ये हो गया स्टेगमा, स्टेगमा, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको स्टाइल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ओवरी, क्या बोलते हैं इसको, ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ऐसे ऐसे लड्डू लड्डू से मतलब गोल गोल टाइप में ओवरी के अंदर होते हैं। अब ओवरी के अंदर होते हैं तो भाई साहब ये वैसे पढ़ लेते हैं, वैसे नहीं रहते हैं, इनमें कुछ कंडीशंस पाई जाती हैं, जैसे इनको जैसे कि चैट में जैसे क्या, इनको तो फिलामेंट बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है प्लेसेंटा के द्वारा क्या जोइंटेड रहते हैं, मतलब जुड़े उनकी दीवार से क्या जुड़े रहते हैं, ऐसे दीवार से जुड़े रहते हैं ओवरी के अंदर। अब क्या बोल रहा है कि जो मेगास्पोर होते हैं यूबुल म्यूसिस के द्वारा बनते हैं, जो यूबिल होता है जैसे यूबिल होता है,
यूबिल में निकल लिया, इसमें बनते हैं मेगास्पोर। इसमें बनते हैं क्या, मेगास्पोर। अब आता है जो माइक्रोस्पोर। कभी क्वेश्चन आया कि मेगास्पोर पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन जैसे कि एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो उसका आंसर आपको लगाना है गाइनोशियम, क्योंकि जो यूबिल होता है ना, एक मादा भाग होता है, मादा पार्ट का भाग होता है यूबिल, उसको गाइनोशियम के अंदर आता है। तो गाइनोशियम आपको क्वेश्चन आंसर लगाना है। और जो माइक्रोस्पोर होता है, ये माइक्रोस्पोर होता है, ये कहाँ बनता है, एक एंड्रोशियम यानी नर भाग में। इसमें नर भाग, और नर भाग को पता है स्टेमन, स्टेमन होता है, और स्टेमन होते हैं 3 भाग होते हैं। जैसे क्या होते हैं स्टेमन के, दो स्टेमन के 3 भाग होते हैं। जैसे कि ये है, ये हमारा यहाँ एंथर होता है, इस एंथर बने तो पोलन ग्रेन। जो एंथर जो जॉइंट होता है यहाँ, ये इसको बोलते हैं कनेक्टिव पॉइंट। क्या होता है, कनेक्टिव पॉइंट बोलते हैं। और ये होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट, तंत्र, इसको बोलते हैं फिलामेंट, है ना। तो यहाँ बनते हैं जो माइक्रोस्पोर। क्या होता है, माइक्रोस्पोर। क्या होता है, माइक्रोस्पोर। इसमें लिखा कि एंथर म्यूसिस के द्वारा अगुणित यानी हैप्लोइड एन परागणों जिन्हें माइक्रोस्पोर कहते हैं कि उत्पत्ति को माइक्रोस्पोंजेस कहते हैं। मैं कह रही हूँ, अब जो जो माइक्रोस्पोर होते हैं, याद रखना, जो माइक्रोस्पोर होते हैं ना, माइक्रोस्पोर पे हैप्लोइड होते हैं, याद रखना हैप्लोइड होते हैं। ये क्या होते हैं, एंथर के, एंथर जो म्यूसिस होता है उसमें बनते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मतलब ये मैंने बताया आपको, अभी बताई मैंने, ये रही ओवरी, स्टिग्मा, स्टार, ओवरी। अब हाँ, जैसे ये स्टेमर रहा, जो एंथर है, जो फिलामेंट है, यहाँ पॉइंट लगा कनेक्टिव लगाने, जो स्टिग्मा, यहाँ एंथर है, एंथर में ये क्या है, पोलन ग्रेन है। ये क्या है, ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है। अब जैसे कि उसने बताया मेगास्पोर बनते हैं ओबिल में। जैसे ये मेगास्पोर होता है, ये मेगास्पोर होता है, 2n सेल है। फर्स्ट म्यूसिस हुआ तो हमारे 2 सेल्स बनी, कौन, दोनों मदर सेल्स। और 2 मदर सेल्स, सेकंड हुआ तो 4 मदर सेल बनेंगे। कैसे, कितनी सेल, 4 मदर सेल। अब 4 मदर सेल तो बनेंगी, उसमें से क्या होता है, जो 3 मदर सेल्स होती हैं वो क्या होता है, डेथ हो जाती है, वो क्या होता है, मर जाती है। तो हमारे पास एक सेल बचती है, जो हैप्लोइड एक सेल बचती है, उसको कहते हैं मेगास्पोर। मतलब कहने का मतलब 4 मदर सेल बनती हैं। एक जो म्यूसिस होता है उससे 4 मदर सेल बनती हैं, उनमें से 3 जो मदर सेल्स क्या होता है, वो डेथ हो जाती है। उसमें से एक सेल जो बचती है, एक सेल क्या होती है, एक सेल बचती है, उसी को कहते हैं मेगास्पोर। उसको क्या कहते हैं, उसी को मेगास्पोर कहते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं, मेगास्पोर। अब आता है जैसे कि जाता है जो फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन। अब जैसे जो 2n सेल्स है, माइक्रोस्पोर बनाना है, जैसे मेगास्पोर तो बन चुका है, अब माइक्रोस्पोर कैसे होता है, माइक्रोस्पोर क्या। अब जैसे 2n सेल है, 2n सेल्स में फर्स्ट म्यूसिस हुआ, फर्स्ट डिवीजन हुआ, तो हमारी क्या बनी, 2 सेल्स बनी। क्या बनी, 2 सेल्स बनी हमारी, 2 मदर सेल्स बनी। अब 2 मदर सेल्स सेकंड डिवीजन हुआ, कौन सा, म्यूसिस सेकंड डिवीजन हुआ, तो 4 मदर सेल, टेंट्रा बनी। टेंट्रा बनी, इनमें क्या होता है, म्यूट्रेशन हो जाता है, वो तो परिवर्तन हो जाता है, म्यूट्रेशन हो जाता है, तो क्या होता है, पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर हो जाता है। मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन बन जाता है। तो मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन से है ना। आपको समझ में आ गया होगा, तो नहीं आता कमेंट में जब लिख दे, मैसेज कर, है ना, कि नहीं मेरे साथ, तो दोबारा फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा एक अच्छी सी, है ना। अब आता है गेमेटोजेनेसिस। और गेमेटोजेनेसिस क्या होता है कि जो स्पोर बने थे, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर जो बने होते हैं ना, जैसे बीजाणुओं यानी स्पोर में माइटोसिस के द्वारा नर व मादा युग्मक यानी गैमेट के उत्पादन की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। मतलब स्पोर होता है, स्पोर में जैसे माइटोसिस, अब माइटोसिस क्या होता है भाई साहब, माइटोसिस होता है, उसको बोलते हैं समसूत्रण। मतलब अगर सेल हैप्लोइड है तो हैप्लोइड रहेगी, अगर सेल डिप्लोइड है तो डिप्लोइड ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेबल नहीं आएगा। तो माइटोसिस के द्वारा, वहाँ माइटोसिस के द्वारा, स्पोर में माइटोसिस के द्वारा नर व मादा युग्मक के उत्पादन की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब मादा नर युग्म में क्या होता है, गेमेट्स होता है, गेमेट, एक नर गेमेट्स, एक मादा गेमेट्स, मतलब गेमेट्स बनते हैं। तो गेमेट्स बनने की क्रिया गेमेटिस कहते हैं। और गेमेटिस किसके द्वारा बनती है, माइटोसिस के द्वारा। बस, किस स्पोर में जब माइटोसिस होता है तो नर युग्म में गेमेट्स बनते हैं, उस बनने की क्रिया को हम गेमेटोसिस बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब आते हैं जो गेमेटोजेनेसिस होता है, वो 2 टाइप का होता है। गेमेटोजेनेसिस वो दो टाइप का होता है। एक मेगा गेमेटोजेनेसिस, एक होता है माइक्रो माइक्रो मेगा माइक्रो मैगो माइक्रो, है ना। तो 2 प्रकार का होता है, एक मेगा होता है, एक माइक्रो होता है।
गेमेटोजेनेसिस, एक मेगा गेमेटोजेनेसिस, एक माइक्रो गेमेटोजेनेसिस। इंग्लिश शब्द पे ध्यान दीजिए, हिंदी पे तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, हिंदी तो हिंदी होती है, पता नहीं क्या चलता है इसमें। तो इंग्लिश शब्द बहुत अच्छे शब्द है, अगर हिंदी के पीछे देखा तो इंग्लिश शब्द बहुत अच्छी है ना। आपको मैंने अभी क्या फ्लावर की मॉर्फोलॉजी दिखा दूँ, जब तक तुम समझ नहीं पाएंगे मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं। ऐसे कि जैसे ये फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर, ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी, ये क्या है, ओवरी है। मैं थोड़ा सा, ये क्या है, ओवरी। जैसे जो बगल से जो निकल रहा है ना, निकल, इसको बोलते हैं स्टेमन, जो नर भाग होते हैं, और जो बीच में होती है जो होती है ओवरी, जो मादा भाग होती है, इसको बोलते हैं कार्पल या पिस्टल बोलते हैं, कार्पल या पिस्टल। जैसे मैं आपके लिए फ्लावर बनाता हूँ, जैसे सुंदर सा नहीं, सॉरी गलत हो जाएगा, मुझे फ्लावर पता है हमको, जैसे कि और इसके यहाँ से ये निकलते हैं, जैसे कि एंथर, ओवरी के यहाँ से एंथर निकलते हैं, सॉरी स्टेमन निकलते हैं यहाँ से, ये होती है अपनी ओवरी हो गई। अब ओवरी के यहाँ से जैसे कि कोई प्रोतन प्लांट दिखा होगा, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है, और यहाँ से 3 से 4 पत्ती निकल लेते हैं, हरी हरी, 3 से 4 पत्ती निकलती, लगभग 5 पत्ती निकलती है। अब उनको क्या बोलते हैं, और जैसे जो पत्तियाँ होती हैं, ये पत्तियाँ, इनको जो हरी हरी 5 पत्ती, आपने गुलाब के प्लांट देखो, गुलाब के जो प्लांट होता है ना, वो गुलाब का पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उस फ्लावर के नीचे 4 5 पत्ती निकली होंगी, उन पत्तियों को बोलते हैं भाई सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल, सेपल बोलते हैं। अगर ये सेपल, अगर ये ग्रुप बना लेती है, एक से जिस सभी सेपल से मिलकर अगर एक ग्रुप बनाती है ना, उस ग्रुप बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं उसको, हम उस ग्रुप को हम कैलेक्स बोलते हैं। क्या, कैलेक्स। अब जो आपको जो फूला हुआ भाग दिख रहा है, ये फूला हुआ भाग, इसको बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस, हाँ उसको थैलेमस बोलते हैं, थैलेमस। तो जैसे अपना सेब हुआ, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता पीटी का कि सेब का खाने वाला क्या थैलेमस होता है क्या थैलेमस, क्योंकि उसका ये थैलेमस क्या होता है, बड़ा हुआ, मतलब थैलेमस ही होता है, एक प्रकार का सेब होता है, क्या थैलेमस होता है ना। तो थैलेमस। अब जो कैलेक्स होगी, सेपल कैलेक्स। अब जो क्या है, जो ओवरी है, ये अंदर दिख रही है आपको, ये ओवरी है, यहाँ ओवल होते हैं इसके अंदर है ना। तो ये क्या, स्टेमन, जैसे दिख रहे हैं आपको स्टेमन, स्टेमन का भाग होता है, ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया, है ना, ये फिलामेंट है। तो ये अंदर दिखते हैं। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कुछ और, एक और एक और मॉर्फोलॉजी प्लांट की। आपने कभी पत्तियाँ देखी होंगी, पत्तियाँ ऊपर, ऊपर पत्तियाँ देखी होंगी, जैसे पत्तियाँ, इसको बोलते हैं पेटल। अगर जैसे पत्तियाँ, बहुत सारी पत्तियाँ होती है, जैसे फ्लावर होता है, फ्लावरों पर बहुत सारी पत्ती होती है, अगर उसमें से एक पत्ती हम निकाल दें, जैसे हमने एक पत्ती यहाँ निकाल दें, एक पत्ती उसमें से हम निकाल, इसको, इस पत्ती को बोल सकते हैं हम क्या, पेटल, पेटल बोलते हैं। अगर ये पत्तियों का एक ग्रुप बन जाए, इन पत्तियों का अगर एक ग्रुप बन जाए, उस ग्रुप को बोलते हैं भाई साहब हम क्या, कोरोला। क्या, कोरोला। क्या बोलते हैं इसको हम, कैरोल, कैरोला, बस। क्या होता है कैरोला। ये थोड़ी मॉर्फोलॉजी किसकी थी, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। तो हम कहाँ थे, अब आते हैं मेगा गेमेटोजेनेसिस। जैसे लिखा के गुरु, गुरु बीजाणु की केंद्रक, केंद्र का न्यूक्लियस का 3 बार समसूत्रीय माइटोसिस बयान होता है। इसके प्रत्येक गुरु बीजाणु केंद्रक कोश का एक द्रव पोल पर जाते हैं, मतलब गुरु बीजाणु केंद्र के जो कोश का है ना, एक द्रव पर जाते हैं। इनमें से बीच वाला केंद्रक अंड कोशिकाएं एक सेल उत्पन्न करता है, जबकि अगल बगल के दोनों केंद्रक सहायक कोशिका संयुक्त सेल्स बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस उनमें 3 बार माइटोसिस होता है, 3 बार माइटोसिस होता है, तो 3 तरह के सेल्स, तो 3 तो बनेंगे सेल्स, 3 प्रकार के केंद्रक, है ना, तो 3 सेल्स उत्पन्न होंगे। अब 3 सेल्स क्या होता है, एक जो सेल्स होती है, एक सेल उत्पन्न करता है, और 2 अगल बगल की सेल्स बचती है, उनमें क्या सिलिकेट सेल्स के, जैसे कि ये डेप में आपको सरल तरीका से समझा देता हूँ। जैसे कि यूबिल होता है, ये क्या, तो यूबिल, यूबिल होता है, यहाँ होती है जो ध्रुवीय कोशिका, 3 कोशिका यहाँ होती हैं, और 3 यहाँ होती हैं। जो 2 सेल्स, जो 2 कोशिका होती है ना, 2,
क्या होते हैं, ये दो कोशिका होती हैं। ये दो कोशिका होती हैं, इनको बोलते हैं सेनिगेट सेल्स। इनको ही तो बोलते हैं सेनिगेट सेल्स। ये बताइए, जैसे गुरु जीवाणु की केंद्रक का 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। इसके प्रत्येक गुरु या केंद्रक कोश का एक ध्रुव पोल पर जाते हैं, मतलब जो प्रत्येक कोश का एक पोल पर जाते हैं। इनमें से जो बीच वाला होता है केंद्रक अंडकोश का एक सेल उत्पन्न करता है, अंडकोश का। और जबकि अगल बगल जो दो सेल्स होते हैं वो सेनिगेट सेल्स का नाम है। तो जिस सेनिगेट सेल्स होती हैं और ये सेल्स होती है वो होती है एग सेल, इसको बोलते हैं एग सेल। और जो ध्रुवीय इसको बोलते हैं पोलन सेल, है ना। और 3 सेल्स ये होती हैं यूबल के अंदर, इनको हम बोलते हैं सॉरी एंटीफोडल सेल्स। क्या बोलते हैं इनको हम एंटीफोडल सेल्स बोलते हैं, इनको एंटीफोडल। अब जो दो साइट होती हैं, जो साइट इस साइड से होती है, तो साइड पर ये होता है नीचे, इसको बोलते हैं चेलिया। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं चेलिया साइड। कि क्वेश्चन होता है कि चेलिया साइड पर कितनी सेल्स पाई होती हैं, तो वैसे 3 बोल देना, 3 सेल्स होती हैं चेलिया पार्ट पर। और चेलिया पार्ट तो हो गया, ये बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पर भी 3 सेल्स होती है। 3 सेल्स कौन सी, एक तो अपनी एक सेल होती है और 2 सिलिकेट सेल्स होती है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन होता है, थ्योरी मत देखो, थ्योरी तो पहले इस डायग्राम के हिसाब से हम पूरा सब कुछ बना सकते हैं ना, है ना। तो क्या लिखा है, अन्य 3 जो केंद्र के विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं और इनसे एंटीपोडल सेल्स की उत्पत्ति होती है। जो 3 केंद्रक होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। मतलब 3 मैंने बोला नहीं कि अभी, जैसे कि आपको बताया मैंने आपको बताया 3 जो एंटीपोडल सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं, ये एंटीपोडल सेल्स है। तो जो चेलिया पार्ट होता है ना, चेलिया तरफ होता है ना, चेलिया की बगल में ऐसे बोलो चाहे कुछ, वहाँ पर 3 सेल्स हो, उसको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, है ना। क्या एंटीपोडल की उत्पत्ति होती है, मेगास्पोर के बीच में शेष बचे 2 केंद्रकों को ध्रुवीय पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। अब पोलर न्यूक्लियस, और जैसे कि मैंने आपको बताया था पोलर न्यूक्लियस, जैसे कि यहाँ बीच में थी, तो इनको पोलन बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं। इनके आसपास में फ्यूजन से द्वितीय केंद्र सेकेंडरी न्यूक्लियस की उत्पत्ति होती है। गुरु बीजाणु मेगास्पोर से इस प्रकार उत्पन्न संपूर्ण संरचना स्ट्रक्चर को भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक अथवा मेगामेटोफाइट कहते हैं। अब भ्रूणसेक क्या होता है, अब भ्रूणसेक होता है ना, भ्रूणसेक एक, जैसे कि भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियोसेक जैसे अपना बीज होता है, ये बीज होता है, इसकी बताओ। हाँ, ये हमारा ये क्या है, ये सीड है, ये हमारा सीड है। सीड में भाई साहब 3 कंडीशन पाई जाती हैं। सीड में कितनी कंडीशन पाई, 3 कंडीशन पाई। तो सीड में क्या होता है, एक तो होता है सीड कोट, इसको बोलते हैं बीज आवरण। एक होता है एंडोस्पेरम को बोलते हैं ग्लूकोस, एक होता है ग्लूकोस, और एक होता है एम्ब्रियो। ये 3 पाए जाते हैं हमारे बीज के अंदर। क्या पाए, 3 चीज़ें पाई जाती हैं बीज। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे नारियल होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको बीज में 3 चीज़ होती हैं, एक सीड कोट होता है, एक एंडोस्पेरम होता है, इनको ग्लूकोस बोलते हैं, एक होता है एम्ब्रियो। तो जो सीड कोट होते हैं, इसमें 2 कंडीशन मिलती हैं, एक होता है टेस्टा, एक होती है टेगमन। क्या होता है, एक टेस्टा होता है, एक टेगमन होता है ना। क्या होता है, एक टेस्टा होता है, एक टेगमन होता है। तो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि अनार होता है, अनार का खायानी भाग क्या होता है, आपको अनार का बीज क्वेश्चन आता है पीटी के अंदर, एक अनार का खायानी भाग क्या आता है। तो अनार का जो भाग खाते हैं वो क्या होता है पता है आपको, टेस्टा होता है। क्या होता है, टेस्टा। तो बीज में एक टेस्टा होता है, एक टेगमन होता है। तो अनार का खाने वाला वो टेस्टा होता है। अब जो भ्रूणकोश होता है, इसको बोलते हैं एंडोस्पेरम। तो नारियल होता है, तो नारियल का खाने वाला भाग होता है वो एंडोस्पेरम ही होता है। क्या होता है, एंडोस्पेरम एंड भ्रूणकोश होता है ना। उसमें और आप क्या लिखा है, एम्ब्रियो का तो है ना। अब वो आता है जैसे माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, वो मेगा गेमेटोजेनेसिस था, ये माइक्रोगेमेटोजेनेसिस है। हाँ, अब माइक्रोगेमेटोजेनेसिस क्या कहता है, जब परागकणों में
कणों में समसूत्रण यानी माइटोसिस के द्वारा माइक्रोगैमेट अथवा 2 बार जो न्यूक्लियस के द्वारा जो स्पोर बनते हैं उसे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होता है, जो परागण होते हैं, पोलन ग्रेन वगैरह जो परागण होते हैं ना, जिसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस के द्वारा जो लघु युग्म बनते हैं यानी माइक्रोगैमेट बनते हैं, अथवा 2 बार जो न्यूक्लियस के द्वारा जो स्पोर बनाए जाते हैं उन्हें माइक्रोगैमेटोसिस कहते हैं। बस अब आता है जैसे हमारा पॉलिनेशन क्या होता है। आपको मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा पॉलिनेशन होता क्या है। आपको एकदम इतनी बड़ी डेफिनेशन जरूरत नहीं पड़ेगी पॉलिनेशन क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा एंथर है और ये हमारा कार्पल है, पूरा पूरा कार्पल। यहाँ स्टाइल है, सॉरी स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, एंथर है, फिलामेंट है और जो भाग ना स्टेमन होगा। एक सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं, बस एक शब्द का है कि स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन का, स्टेमन के एंथर से कहाँ से स्टेमन है, स्टेमन का जो एंथर है, एंथर से, एंथर में बनते क्या पोलन, पोलन ग्रेन। तो स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर कहाँ लैंड होना, लैंड होना यानी कार्पल के स्टिग्मा पर लैंड होना पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये कंडीशन आती है कि पॉलिनेशन जैसे हम पढ़ाओ किसी तरह कीट के द्वारा होता है, किसी में हवा के द्वारा होता है, मतलब मधुमक्खी के द्वारा। तो यही है, यहाँ से पोलन ग्रेन या तो हवा के द्वारा पहुँच जाते हैं, या कोई कीट बैठता है कीट के द्वारा पहुँच जाती है, या कोई पक्षी बैठता है पक्षी है, जैसे कि मधुमक्खी है उनके द्वारा, मतलब इसको मतलब पॉलिनेशन। बस 2 शब्द है कि पोलन ग्रेन, एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर लैंड होना पॉलिनेशन कहलाता है। बस बहुत काफ़ी है ना 2 शब्दों में। इसमें बोल दिया कि पुष्प में नर जननांग यानी पुंकेसर, स्टेमन व मादा जननांग अंड कार्पल होता है जननांग, होता है। पुंकेसर के परागकोश में परागण होते हैं, मतलब परागकोश यानी एंथर, एंथरन परागकण यानी पोलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं, तथा अंडक में अंड कोशिकाएं यानी अंडाणु होती है। अंडक मतलब ओवरी, ओवरी में अंड कोशिकाएं होती हैं। जब परागकोश परिपक्व होकर पक जाता है तो इनसे परागकण मुक्त होते हैं, मतलब परागकोश यानी जब पोलन ग्रेन होता है पक जाता है, मतलब पोलन ग्रेन की बात करा तो उनसे क्या होते हैं पोलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं। किससे? एंथर से। एंथर से क्या होते हैं पोलन ग्रेन क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं, मतलब पोलन ग्रेन निकलते हैं, तो इनसे परागकण मुक्त होते हैं तथा अंडक की बत्रिकाग्र स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। इसी क्रिया को क्या होता है परागण पॉलिनेशन कहते हैं। मैंने आपको क्या समझा, यही तो समझा, एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर लैंड होना पॉलिनेशन कहलाता है। बस है ना, यही छोटे छोटे। ये क्या, जैसे परागण 2 प्रकार से हो रहा है, एक स्वपरागण एक परपरागण। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि पोलन, जैसे कि ये पॉलिनेशन हो रहा है, जैसे कि ये क्या है मधुमक्खी है, ये क्या है मधुमक्खी, ये क्या है मधुमक्खी, मधुमक्खी है, मधुमक्खी। यहाँ से ये ले जा रही है क्या पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन ले जा रही है, पोलन ग्रेन क्या करते हैं स्टिग्मा पर, ये स्टिग्मा पर लैंड कर दिए पोलन ग्रेन। क्या ले जाइए क्या पोलन ग्रेन है, ये एंथर है, एंथर है ना, ये ले जा रही है मधुमक्खी चिपका के अपने पैरों से, ये हो गया यहाँ तक पहुँचा ना, ये पॉलिनेशन हो गया बस। और ये क्या है ओबिल, यूबिल, ओवरी है ना, जो ओवरी है, कुछ नहीं है। एक सिंपल फंडा है, मतलब अगर समझ जाते हैं तो आप बहुत सरल है अगर समझ रहे हैं तो, और नहीं समझ तो बहुत कठिन है ना। आपको मैं एक हिंट दे दूँ, हिंट क्वेश्चन बनता है, जैसे पीएटी होता है ना, क्वेश्चन बनता है कि जैसे जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन होता है उसकी एक सेल्स होती है, एक सेल के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। जैसे पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की जी एक सेल होती है, एक सेल है, इस सेल है, इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। याद रखना हमेशा, हमेशा आगे काम देंगे अभी कि पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन की एक सेल्स के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। क्या होता है 2 केंद्रक, तो पोलन ग्रेन की एक सेल्स के अंदर 2 केंद्रक होते हैं, ये देखना है ना। अब आते हैं, हमने भी पढ़ा है 2 प्रकार का होता है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जैसे कोई प्लांट है, मैं वही समझ रहा हूँ आपको, कोई प्लांट है, जैसे कि एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर नर पार्ट है एंड फीमेल पार्ट दोनों हैं,
तो स्वपरागण के अंदर आते हैं, सोल पॉलिनेशन के अंदर। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, परागण होता है ना, जैसे कि एक प्लांट अलग है, एक प्लांट है, दो प्लांट है, एक प्लांट पे मादा भाग है, एक प्लांट पे नर भाग होता है। जब उन दोनों में पॉलिनेशन होता है, बस वो परागण। जैसे स्वपरागण का मतलब ऑटोगैमी कह सकते हैं, मतलब ऑटोगैमी, एक जिटेनोगैमी होता है, एक ऑटोगैमी होता है। मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन के दो भाग होते हैं, एक ऑटोगैमी, एक जिटेनोगैमी, दो पार्ट होते हैं, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी। और स्वपरागण के सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, जब एक पुष्प से उत्पन्न परागण यानी पोलन ग्रहण उसी पौधे के पुष्प के, मतलब उसी पौधे के पुष्प के पत्र का अगर पहुंचते हैं तो स्वपरागण कहलाता है। मतलब मैंने क्या बताया आपको कि एक प्लांट है, उस पर ही नर फूल है, उस पर ही मादा फूल है, यानी मेल और फीमेल दोनों पुष्प एक पे ही है। तो मतलब जो मेल पार्ट से है ना, मेल पार्ट से जो एंतर होते हैं, पोलन ग्रहण होते हैं, वो कहाँ, मादा पुष्प होता है ना, उसके बत्ती का गण यानी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, स्वपराग कहलाते हैं। मतलब वो एक ही प्लांट से। अब बात इसके, इसे ऑटोगैमी क्यों कहते हैं, इसका थोड़ा सा डिफरेंस हुआ क्यों कहते हैं बता देगा। ऑटोगैमी ये द्विलिंगी, इंग्लिश में वो, हिंदी में द्विलिंगी और हिंदी में यूनिसेक्सुअल, वो हाँ मोनस मोनस यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल यह द्विलिंगी पुष्पों में होता है। इनमें इनमें एक ही पुष्प में बने परागण उसी पुष्प के पत्रागार पर पहुंचता है। मतलब क्या है, ऑटोगैमी मतलब ऑटो, द्विलिंगी पुष्पों में होता है। इसमें एक ही पुष्प में बने परागण उसी पुष्प के पत्रागार पर पहुंचते हैं। मतलब ऑटोगैमी ये बता रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ऑटोगैमी क्या कह रहा है। जैसे कि ये हमारा ओवरी हुआ है, ये हमारे क्या हो गया, ये स्टेमन हो गया, ये नर भाग होगा, नर पार्ट होगा, ये की फ्लावर है। इसी का जो एंथर होता है, इसी का यहाँ से जो पोलन ग्रहण करके उसी की स्टिग्मा पर, मतलब जो स्टिग्मा पर लैंड होना, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के अंदर क्या है, एक उसी फ्लावर का स्टेमन है, उसी फ्लावर का कार्पल है ना, उसी फ्लावर के अंदर। तो उसी मतलब उसी फ्लावर के अंदर होता है ना, यहाँ से यहीं पहुँचना, मतलब उसी फ्लावर्स के एंथर से पोलन ग्रहण करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड होना ऑटोगैमी कहलाता है, ऑटोगैमी कहलाता है। और जिटेनोगैमी में क्या हो रहा है, जिटेनोगैमी में जैसे जिटेनोगैमी में क्या हो गया रहा था, जिटेनोगैमी में आपको बताऊँ, जैसे कि ये दो पुष्प हैं, चलो मैं वैसे बता रहा हूँ, दो पुष्प हैं ये, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा क्या है, ये कोई प्लांट है, एक क्या है हमारा कोई प्लांट है, एक पुष्प यहाँ है और एक पुष्प यहाँ है, एक पुष्प यहाँ ही गई, दो अलग अलग पुष्प हैं। ये प्लांट क्या है, एक ही प्लांट है, मतलब क्या, एक ही प्लांट है, याद रखना एक ही प्लांट है। तो एक ही पौधे के अलग अलग फूल में, अलग अलग फ्लावर में, एक फ्लावर में मादा भाग, एक फ्लावर में नर भाग, यानी एक ही पौधे के अलग अलग फूलों से एक फ्लावर पर क्या है ना, पोलन ग्रहण का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड होना। पॉलिनेशन कौन सा, जिटेनोगैमी पॉलिनेशन हो गया, इसको जिटेनोगैमी कहते हैं। तो हैं दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आते हैं, दोनों ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आते हैं, ऑटोगैमी जिटेनोगैमी। पर ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी मतलब एक ही पुष्प के अंदर होता है जो भी हो रहा है, और जिटेनोगैमी दो पुष्पों के अंदर होता है जो भी होता है, जो है ना होता है। अब आता है बहुधा परपरागत, इसको ऑप्टेन पॉलिनेट क्रॉप। अब बहुधा परपरागत क्या होता है, बहुधा परपरागत के बारे में समझो कुछ। तो ऑप्टेन पॉलिनेशन, ऑप्टेन क्या होता है, ऑप्टेन पॉलिनेटिक क्रॉप क्या होते हैं, जैसे कोई फसल, कोई क्रॉप है, कोई फसल से, चाहे सीरे क्रॉप हो, चाहे पल्सेस क्रॉप हो, चाहे स्पाइसेस क्रॉप हो, चाहे फ्रूट क्रॉप हो, कोई भी हो, जैसे उसमें जो परागणिक क्रिया होती है ना 5% से अधिक होती है, तो उसे ऑप्टेन पॉलिनेट क्रॉप कहते हैं। मतलब 5% से अधिक हो रही तो उसे ऑप्टेन पॉलिनेट क्रॉप है। जैसे कपास है, कपास का नाम होता है ना, जो कपास है ना, अरहर, तम्बाकू, अरहर का नाम कैजिनस कैजान है ना, इसका बॉटनिकल नेम होता है अरहर का कैजिनस कैजान, है ना। जो अरहर है ना, लेग्यूमिनेसी कुल से बिलोंग करती है, तो वो दाल वाली फसल है। तो और जो कपास है, ये मालवेसी कुल से बिलोंग करती है। कपास कोई नहीं, जैसे कपास को रुई भरते, जो रुई होते हैं ना, वो रुई का प्लांट ही कपास कहलाता है। क्या कहलाता है, रुई होते हैं ना, रुई होते हैं, उसका प्लांट क्या कहते हैं, कपास कहलाता है ना, उसको कहते हैं कपास।
अब आता है जैसे मैकेनिज्म प्रमोटिंग ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इस जो क्या होता है, इसके अंदर एक आती है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का आपको मैं वैसे समझाता हूँ कि जैसे कि क्लिस्टोगेमी होता है, जिसमें क्लिस्टोगेमी जो प्लांट होते हैं इनमें पॉलिनेशन तो होता है, पॉल्यूशन होता है, बट वे कभी क्या होता है, खिलते नहीं हैं, मतलब ओपन नहीं होते, उनके फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं, खिलते हैं। और जो क्लिस्टोगेमी जो पुष्प होते हैं, जो फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं, वे कभी खिलते नहीं हैं, मतलब हमेशा ही बंदी कंडीशन में रहते हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखा है, जैसे कुछ द्विलिंगी पुष्प अपने जीवन काल में कभी नहीं खिलते। इसमें लिखा, मैंने क्या बताया आपको, वे कभी नहीं खिलते, वो पॉलिनेशन तो होता है। द्विलिंगी पुष्प यानी वही कंडीशन, द्विलिंगी पुष्प यानी एक ही पुष्प के अंदर मादा नर भाग दोनों एक वही कहते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनि मान एक और एक यानी द्विलिंग, मतलब एक ही पे द्विलिंग है ना, एक ही पे द्विलिंग। तो कुछ द्विलिंगी पुष्प अपने जीवन काल में कभी नहीं खिलते हैं, अर्थात हमेशा बंद रहते हैं, ओपन नहीं होते, लेकिन परागण होता है, परागण में पॉलिनेशन तो होता है। क्लिस्टोगेमी कहते हैं इसको, कहते हैं क्लिस्टोगेमी। यह पुष्प सामान्यतः भूमि के अंदर होते हैं, यह स्वपरागण का अनुकूलन होता है। मतलब ये जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं ना, वो भूमि के अंदर, जैसे ड्रोसेरा, ड्रोसेरा और खट्टी बूटी, ड्रोसेरा ड्रोसेरा और ये प्लांट खट्टी बूटी, ये जमीन के अंदर ही होते हैं, है ना। सेल्फ पोलिनेशन में इनब्रीडिंग डिस्पर्सन नहीं होता है, मतलब जो सेल्फ पोलिनेशन होता है इनब्रीडिंग डिस्पर्सन नहीं होता है ना, याद रखना इस पॉइंट को। क्रेस्टोगेमी पॉलिनेशन के बाद ओपन होता है, जो कैस्मोगेमी होता है ना, कैस्मोगेमी वो पॉलिनेशन के बाद ओपन होता है। कैस्मोगेमी होता है ना, वो पॉलिनेशन के बाद ओपन होता है। अब आता है परागण। मैं आपको प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पूरा क्लियर करवा देता हूँ, कितना टाइम लगो होना चाहिए, घंटा हो चाहे 1.5 घंटा। पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब किसी पौधे के पुष्प में उत्पन्न परागण अन्य पौधे के पुष्प की बत्ती के अगर पहुँचते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। अब मैं इसको वैसे डायरेक्टली समझाता हूँ, जिसमें डेफिनेशन समझ नहीं आता कुछ अधिकतर। जैसे हमारे पास ये है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, और ये फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर है, क्या है, ये फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, और ये भी फ्लावर है, क्या है, प्लांट है, ये लगा, ये फ्लावर है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो दो प्लांट हैं, एक प्लांट यह है, एक प्लांट यानी जिसको मैं बोल देता हूँ ऐसे, इसको ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ। ए प्लांट है, एक बी प्लांट है, क्या, एक ए प्लांट एक बी प्लांट है। मतलब इसमें भी जैसे जैसे जे नर भाग है, नर प्लांट है, और या ये मादा प्लांट है, यह मादा प्लांट है, मादा प्लांट है। तो इसमें नर है तो इसमें एंथर बनेंगे, एंथर बनेंगे तो ये मादा है तो यहाँ स्टिग्मा होगा। तो मतलब जैसे यहाँ इस दूसरे प्लांट से दूसरे प्लांट पर, दूसरे प्लांट पर क्या है ना, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर लैंड होना, जी पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। आपको कभी ध्यान नहीं उठे तो आपको दो हमेशा से दो पेड़ पर परागण, आपको क्रॉस पॉलिनेशन तो होता है, दो प्लांट बनाइए दो, और फिर इसके बारे में डेफिनेशन लिखनी चालू कर दीजिए, है ना। पर वहाँ सेल्फ पॉलिनेशन की बात है, सेल्फ पॉलिनेशन की, वहाँ सिर्फ एक ही प्लांट बनाइए और उसके दो भाग होते हैं, जिटेनोगेमी, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर सिर्फ एक ही फ्लावर आएगा, तो जिटेनोगेमी के अंदर दो फ्लावर आएंगे, मतलब एक प्लांट के अंदर दो फ्लावर आएंगे, किसमें, जिटेनोगेमी, है ना। ये आपको समझ में आ रहा थोड़ा सा। अब जैसे पपीता, मक्का, प्याज, आम, बाजरा और सूरजमुखी, अरंडी, ये आपको अगर पीटी तैयारी आप कर ही रहे हैं सस्ते रूप से, तो आपको जो है ना, जिनकी एग्जाम्पल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब पूछता है कि पपीता में कौन सा किस प्रकार का पॉल्यूशन होता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्रॉस पॉल्यूशन, सेल्फ पॉल्यूशन, मतलब कौन सा होता है। तो आपको बहुत टाइप होती है, जिटेनोगेमी, ऑटोगेमी और बहुत परंपरागत, है ना, ऑक्टेन, ये दिगा। तो उसमें आपको पपीता में लगाना चाहिए जो क्या, क्रॉस पॉल्यूशन, पपीता की जो फसल होती है, पपीता की फसल होती है ना, पपीता की, जैसे आपको बताऊँ, पपीता के बारे में एक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पपीता में। अगर पपीता यहाँ पर आ गया तो थोड़ा मुझे याद भी आ गया क्वेश्चन, कि पपीता का जो प्लांट होता है ना, पपीता के जो नर मादा का जो अनुपात होता है ना, नर और मादा, जो नर मादा का अनुपात होता है, यानी नर 1 मादा 10, तो नर मादा का जो अनुपात 1:10 होता है, क्या होता है, 1:10। ये कभी क्वेश्चन आ जाए तो पूछ लेना कि पपीता नर मादा का अनुपात क्या होता है, 1:10 होता है, क्या होता है, 1:10। और कभी हमेशा जो पौधे हैं, एक गड्ढे में दो पौधे लगाना चाहिए, मतलब पपीता के एक गड्ढा पौधा है, क्या होता है, एक गड्ढा, तो एक गड्ढे हमेशा दो प्लांट लगाना चाहिए, किसके, पपीता के। जैसे मैं गड्ढा के लिए बना रहा हूँ, ये मैं गड्ढा बना रहा हूँ,
जैसे कि मैं एक गड्ढा बना दिया और मैं एक प्लांट बना रहा हूँ सुंदर सा। ये मैंने एक प्लांट बना दिया और इसकी मैं पत्ती बना रहा हूँ, है ना। और एक प्लांट को लगा रहा हूँ मैं यहीं से छोटा सा, इसमें भी पत्ती है, इसमें भी पत्ती है। मतलब एक गड्ढे में हमेशा 2 प्लांट लगाना चाहिए पपीता का। एक गड्ढा है, इसमें 2 पपीते 2 प्लांट लगाना चाहिए पपीता के, एक गड्ढे में 2 प्लांट, मतलब, है ना। तो जो नरमादा का अनुपात होता है वनपात रहता है पपीता के अंदर, याद रखना। मैकनी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिनेटेड। और मैकनी इसकी क्रियाविधि, जैसे कि अब पॉलिनेशन जो परपरागण होता है, परपरागण जैसे कि जैसे मोनोसियस, डाइसियस, डायोगेमी, है ना, द्विलिंग श्रेय, एकलिंग श्रेय, है ना। अब जैसे मोनोसियस, मोनो का मतलब एक, लिंग दो, याद रखना। मोनोसियस माने एक और द्विश्री में 2। हिंदी में यानी एक, मोनो माने एक, और यहाँ डाई आई तो डाई में 2। अब देखने में क्या होता है, जब एक ही पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, मतलब एक ही पौधे के अंदर, एक ही पौधे के अंदर मेल व फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं, उसको मोनोसियस कहते हैं। मोनोसियस प्लांट कहते हैं। जैसे मक्का, अरंडी, नारियल हो गया, ये क्या है, मोनोसियस। मोनोसियस है वो, मतलब एक ही प्लांट के 2 फ्लावर, 2 प्लांट, एक मेल है एक फीमेल है। और डाइसियस, डाइसियस में 2 प्लांट हैं। जब एक मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग पौधे पर होते हैं, जैसे पपीता, खजूर, डाइसिस, तो पपीता, खजूर डाइसिस है। डाइसिस होता कौन सा, परपरागण पॉलिनेशन किस प्रकार डाइसिस होता है, पपीता कैसे डाइसिस होता है। और मोनोसियस मक्का, अरंडी, नारियल जो मोनोसियस होते हैं। मोनोसिस में क्या होता है, मतलब मोनो माने एक प्लांट दोनों लिंग होते हैं, नर, मादा एंड फीमेल। मतलब मैं आपको ये कंडीशन समझाता हूँ, इसमें के अंदर है जैसे कि जैसे कि एक ही पौधे में नर फीमेल, मतलब ऐसे जो प्लांट है, ये फ्लावर है, इसके अंदर सिर्फ नर ही पार्ट होगा, ना कि मादा पार्ट। इसके अंदर सिर्फ फीमेल ही पार्ट होगा, ना कि नर पार्ट। ये कंडीशन है। अब मैं सेल्फ फॉर्मेशन के अंदर तो ऑटोगैम जिटेनोगैमी थी, उसके अंदर थे ना, उसके जो प्लांट थे उसमें क्या हो रहा था, उसके अंदर भी कंडीशन थी। उसमें क्या हो रहा था, उसके जो फ्लावर उसमें नरमादा भी था, उसमें फीमेल पार्ट भी था, उसमें नरमादा भी था, उसमें फीमेल पार्ट भी, उन दोनों थे। इसमें क्या होगा, सिर्फ या तो फीमेल होगा या फिर मेल होगा, है ना। डायूसियस, जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग पौधे पर होते हैं, पपीता, खजूर। अब जैसे डाइगेमी क्या था, जब मेल और फीमेल फ्लावर का मैच्योरिटी टाइम अलग अलग हो, मतलब पकना, मैच्योरिटी पकना। जैसे अपने मैच्योरिटी टाइम पकना, मतलब जैसे कभी की, जैसे कि कोई प्लांट है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जब फीमेल पार्ट फ्लावर पार्ट मैच्योरिटी अलग अलग पकना होता है, मतलब कि जैसे कि कभी बोलें तो इसका जो मेल है वो जल्दी हो गया तैयार, इसका फीमेल जल्दी हो गया तैयार, मतलब जल्दी पक जाता है, तो मतलब वो जल्दी किसी क्रिया कर लेता है ना। तो यही कंडीशन होती है डायोगेमी में, है ना। इस यही, और डायोगेमी के अंदर दोनों प्रोटोगानी, एंड्रोगानी। प्रोटोगाइनी, गाइनी का मतलब जैसे मैं यही से सुनाया था, प्रोटोगानी का लिख के, तो गाइनी मतलब गाइनोसियम। गाइनोसियम मैंने आपको बताया, गाइनोसियम, गाइनोसियम क्या होता है, मैंने आपको यही बताया था गाइनोसियम क्या होता है। जैसे जो कार्पल होता है, मैंने कार्पल बनता है, कार्पल होते हैं ना, जो बहुत सारे कार्पल्स मिलकर गाइनोसियम का निर्माण करते हैं। कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स मिलकर के गाइनोसियम का निर्माण करते हो। गाइनोसियम पता है कि मादा भाग होता है, मादा भाग होता है। और प्रोटो एंट्री, एंट्री माने एंड्रोशियम, एंट्री माने एंड्रोशियम, गाइनी मतलब गाइनोशियम। तो एंट्री मतलब होता है नरभाग, बहुत सारे स्टेमन मिलकर के एक एंड्रोशियम का निर्माण करते हैं। तो जो प्रोटोगानी और प्रोटो एंट्री, एंट्री माने एंड्रोशियम, गाइनी मतलब गाइनोशियम, याद रखना। अब गाइनोशियम क्या होता है, जो प्रोटो, ये जो इसके जो एग्जाम्पल आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पीएटी के अंदर पूछे बहुत, यहाँ से पीएटी के अंदर, आईसीआर, बीएचयू और सीयूटी के अंदर पूछ जाने वाला क्वेश्चन है ये। मतलब आईसीआर तो बंद है, सॉरी, सीयूटी। तो पीएटी के अंदर जैसे किसी ने एग्जाम्पल है, ये बाजरा है, परमिलेट है, सरसों, मस्टर्ड, गुलाब, रोज, एग्जाम्पल दे दिया, ये प्रोटोगानी है या प्रोटो एंट्री है।
तो आपको याद होना चाहिए कि बायरा, प्रोटोगानी, सरसों और गुलाब, ये प्रोटोगानी। अब प्रोटोगानी का इसमें मतलब क्या है? प्रोटोगानी ये है कि इसमें पॉलिनेशन तो होगा पॉलिनेशन, पर इनमें कैसे होगा? तो इन्हें क्रॉस पॉलिनेशन है ना, पॉल्यूशन तो होगा। और जैसे कि जो बाजरा है, इसमें प्रोटोगानी के अंदर होता है प्रोटोगानी, मतलब जो मादा पार्ट होता है ना, फीमेल पार्ट होता है ना, वो पहले डबल हो जाता है, मतलब पहले पक जाता है, नेचुरल हो जाता है पहले, और नेचुरल हो जाता है पहले, वो निकल जाता है, वो पहले ही आ जाता है, निकल जाता है। और दूसरे पौधे से क्या कर लेता है? उसके दूसरे पौधे का जो स्टिग्मा होता है वहाँ लैंड हो जाता है। प्रोटोगानी है, सॉरी गानी तो फीमेल पार्ट, क्या इसका ये क्या होता है? नेचुरल हो जाता है, जैसे मैं आपको चित्र के अंदर समझा रहा हूँ। ऐसे दो प्लांट हैं ये, इसके बाद पुष्प लगा है, एंथर नहीं, पुष्प है, यहाँ पुष्प है, क्या है? पुष्प है, जो प्रोटोगानी है। गानी है तो इसका जो स्टिग्मा होता है वो जल्दी परिपक्व हो जाता है, क्या होता है? परिपक्व हो जाता है। और परिपक्व होगा तो पता है कि फिर तो सोचता है कि मैं किसी प्लांट से मिलूँ, या है ना। तो क्या होता है, इसका जो फीमेल पार्ट जल्दी पक जाता है, नेचुरल हो जाता है, जल्दी मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, ये दूसरे प्लांट के जो एंथर होते हैं वो आके यहाँ पर जॉइंट के क्या हो जाता है, यहाँ लैंड हो जाता है। जब तक जहाँ पर जब तक यहाँ जब तक दूसरे प्लांट की एंथर क्या यहाँ लैंड हो गए, जब तक इस प्लांट का जो एंथर होता है, जो फीमेल पार्ट, जो मेल पार्ट होता है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे मस्ती से हो रहा है, जब तक यह पूरी कहानी खत्म हो गई। मतलब समझ रहे हैं आप? एक कोशिश करो समझने की। यानी फीमेल पार्ट ने पहले मैच्योर हो गया और दूसरे प्लांट के साथ उसने संबंध जोड़ लिया, यानी रिलेशनशिप जोड़ लिया उसने। ये होता है प्रोटोगानी और प्रोटेंडरी, ये कंडीशन होती है। अब यही दिख रहा है, इसका जो फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा, प्रोटोगानी होगा, इसका पहले मेल पार्ट मैच्योर होगा, ये प्रोटेंडरी होगा, है ना। यही बताया आप सबको पूरा। इसमें लिखा है प्रोटेंडरी, इसमें नर भाग यानी फीमेल पार्ट पहले क्या होता है, मैच्योर हो जाते हैं, तथा बाद में फीमेल पार्ट मैच्योर होता है। मतलब पहले मेल पार्ट है वो, बाद में फीमेल पार्ट मैच्योर होता है। जैसे मक्का, चुकंदर, भिंडी, कपास कपास का पता है, ऑप्टेन क्रॉप का ऑप्टेन फॉलिनेशन होता था इसमें, कपास के अंदर, है ना। चलो इसके बाद हम आता है सेल्फ इनकम्पेलेबिलिटी। सेल्फ इनकम इनकम्पेलेबिलिटी क्या होती है? मतलब कहने का मतलब स्व अनिश्चितता क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं। स्व अनिश्चितता क्या होती है? स्व अनिश्चितता का मतलब कंडीशन ये होती है, जो मोनोसिस प्लांट होता है इनमें देखने को मिलती है अधिकतर, मोनोसिस प्लांट होता है। अब मोनोसिस प्लांट मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि मोनोसिस प्लांट और डायोसिस प्लांट। मोनो का मतलब एक प्लांट, मोनो मतलब एक प्लांट, इसको बोलते हैं हिंदी में द्विलिंगी। लिंग यानी एक ही प्लांट में दो लिंग है, एक नर है एक मादा लिंग, एक नर फ्लावर एक मादा फ्लावर। और डायोसिस मतलब डाई प्लांट है, और एक लिंगी श्रेय, मतलब एक लिंग है एक प्लांट पे, और एक लिंग एक प्लांट है। तो मोनोसिस इसमें क्या लिखा है, जब एक ही पौधे का यानी मोनोसियस फ्लावर का नर भाग मादा भाग से मिलने में असमर्थ होता है, तो इसे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं, स्वनिश्चितता कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब एक पौधे पर दो फ्लावर तो हैं, एक ही पौधे पर दो फ्लावर हैं, पर उनमें क्या था, मिलने में असमर्थ, वो मिल नहीं पा रहे हैं, उसी कंडीशन को कहते हैं स्वनिश्चितता। स्वनिश्चितता इस कंडीशन कहते हैं। आपने सुना होगा नर बंधता एक वो स्टेरिलिटी के नाम से यहाँ पर एक मुझे तो विटामिन याद आ रही है, इसका नाम विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई। इसको हम और भी कहते हैं ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ई, कौन सी विटामिन? विटामिन ई। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से बंधता रोग हो जाता है, स्टेरिलिटी रोग। आपने सुना होगा विटामिन ई कमी से स्टेरिलिटी रोग हो जाता है। क्या होता है? स्टेरिलिटी हो जाता है, विटामिन ई कमी से स्टेरिलिटी रोग हो जाता है, तो मेल बंधता। अब आते हैं जैसे कि सो अनिश्चितता। अब आप जैसे मेल स्टेरिलिटी क्या होते हैं, कई जाति यानी स्पेसीज मान जाति में कुछ विभेदों के द्वारा उत्पन्न परागकण निष्क्रिय एवं निर्जीव होते हैं, इस अवस्था को नर बनता में मेल स्टेरिलिटी का मतलब कहते हैं कि जिनमें जो स्पोर होते हैं, जो पोलन होते हैं ना, वे बन नहीं पाते ढंग से, वो मर जाते हैं या कुछ हो जाता है, मतलब इससे ढंग से नहीं बन पाते, इसलिए उनको नर बनता नहीं, मेल स्टेरिलिटी कहते हैं, है ना। परागकण यानी जो पोलन गिरने से निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं, ना एक्टिव नहीं इनएक्टिव हो जाते हैं, तो निर्जीव हो जाते हैं, इसलिए वो मेल बनता स्टेरिलिटी। सो अनिश्चितता सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, जब एक ही पौधे का दो लिंगी फ्लावर का नर भाग मादा भाग से मिलने में असमर्थ होता है, इसे सेल्फ इनकम्पेबिलिटी
कहते हैं। नर भाग मादा भाग से मिलने और समर्थ, मतलब बोला है कि अभी बोला है कि नर भाग है ना मादा भाग से मिलने पर, नर भाग क्यों नहीं मिल रहा, नर भाग को जो पोलन गिरा उसमें नष्ट हो गए, निर्जीव है, इसीलिए वो नहीं मिल पा रहे। इस कंडीशन को स्व अनिश्चितता बोलते हैं ना, स्व अनिश्चितता बोलते हैं इस कंडीशन को। सबसे जब क्वेश्चन होता है इम्पोर्टेंट, सबसे पहले वैज्ञानिक कॉरल र्यूटर ने सेल स्व अनिश्चितता रिपोर्ट किया था, मतलब सबसे पहले यही कॉलर रूटर ने देखा था स्व स्व अनिश्चितता वाला, स्व अनिश्चितता ये कंडीशन है ना, जो रूटर ने देखी, कॉलर रूटर ने देखी थी स्व अनिश्चितता वाली कंडीशन है ना, रिपोर्ट किया था किसने, कॉलर रूटर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं पीटी के अंदर कि कॉलर रूटर ने क्या किया था, किसने खोजा था। तो जो सेल स्व अनिश्चितता है ना, स्व अनिश्चितता जो कॉलर रूटर ने देखा था सबसे पहले, ऐसा कहना है इसका। अस्वनिश्चितता के जो टाइप होते हैं, स्वनिश्चितता कितने टाइप का होता है, कितना हेटेरोमॉर्फिक होता है, एक होमोमॉर्फिक होता है, मतलब इनके टाइप होते हैं, कितने टाइप के होते हैं इन स्वनिश्चितता। तो हेटेरोमॉर्फिक मतलब हेटेरो मतलब अलग, हेटेरो मतलब अलग अलग टाइप की, है ना। इसमें बोला है हेटेरो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी में, इसमें फ्लावर की मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। हेटेरो मतलब मॉर्फोलॉजी, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी वो अलग होती है, मतलब बाहर का जो आहार होता है वो अलग अलग दिखता है। जैसे कारण है मादा भाग स्टिग्मा, मादा भाग स्टिग्मा की ऊंचाई होती है और एवं नर भाग स्टिग्मा की ईथ में कम होती है, ईथ में कम होती है, मतलब ये कंडीशंस होती है। हेटेरोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक में आपको समझा रहा हूँ, जैसे हेटेरोमॉर्फिक और जो होमोमॉर्फिक क्या कंडीशन होती है, देखिए मैं आपको चित्र के अनुसार समझा रहा हूँ। फ्लावर फ्लावर की मॉर्फोलॉजी इसमें क्या होता है, अलग अलग होती है। जो स्टिग्मा होता है वो स्टिग्मा की ऊंचाई एवं नर भाग की ईथ में कम होती है, एक कंडीशन देखने मिलती है इसमें। अब आता है होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या होता है, इसमें फ्लावर की स्थिति ज़्यादा अलग नहीं होती है, मतलब उसके पीछे इसमें ज़्यादा अलग नहीं होता है, छोटा बड़ा ज़्यादा देखने होता है, जिसमें होता है स्टिग्मा की ऊंचाई नर भाग की कम ऊंचाई, मतलब इसमें इसे ज़्यादा देखने में नहीं मिलती। ये कहें तो यह पद्धति विषम रूप से हेटेरोमॉर्फिक की तुलना बहुत कम और अधिक व्यापक रूप से पाई जाती है, बहुत कम। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्वनिश्चितता में देखें तो सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छा जो टाइप होता है वो होमोमॉर्फिक होता है। होमो का मतलब समान, होमो का भी उसको कभी आता है, होमो का मतलब समान मतलब, हाँ। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस आप क्या होता है, तो इसको बोलते हैं अंश गजनन, अंश गज, मतलब हिंदी शब्द कुछ ऐसे कुछ समझ नहीं पड़ते क्या लिखे हैं क्या। तो ओपोमिक्सिस सन 1719 में ल्यूवेन हैक इन सिट्रस फ्रूट, जब भ्रूण और बीज का विकास बिना नेसेसन विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्स यही है। देखो आपने ये हार्मोन पढ़ा हो, ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन हार्मोन आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा कि बिना निषेचन के बीज बनाना फलवाना, जैसे वो कंडीशन शायद टमाटर में दिखाता है, मेरे हिसाब से टमाटर में पढ़ा था मैंने। तो जैसे ल्यूवेन है, अब ल्यूवेन है आ गया तो भाई साहब दो कंडीशन आ गई हैं ल्यूवेन। तो जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, ल्यूवेन हो गई है, ल्यूवेन होगा, है ना। और ल्यूवेन हो तो फादर ऑफ और भी कहते हैं शायद उसको कुछ, हाँ। और ल्यूवेन है ने मतलब एक लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी ल्यूवेन होक ने, और ल्यूवेन ने बहुत कांड किए थे। एंटोन ल्यूवेन ने जीवित सेल्स को देखा था, कौन सी सेल को, जीवित सेल्स को एंटोन ल्यूवेन होक ने ही देखा था। तो अब ये क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या, एपोमिक्सिस क्या होता है, शब्द याद रखना। एपोमिक्सिस क्या होता है, जब भ्रूण और बीज का विकास बिना निषेचन के द्वारा होता है तो उसे एपोमिक्सिस, मतलब बिना फर्टिलाइजर के बीज का बनना, बिना फर्टिलाइजेशन के बीज का बनना एपोमिक्सिस कहलाता है। ये कंडीशन सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट उनमें देखने को मिलती है। अब आता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होते हैं, जब भ्रूण का विकास अंडकोश यानी एग सेल के द्वारा होता है उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या होता है, जैसे जी एग सेल्स होती है, एग सेल हमने बताया था आपको, एग सेल क्या होती है, आपको एग सेल द्वारा बताया था कि जैसे ये होता है अपना ओविल, ओविल के अंदर यहाँ दो सेल्स यहाँ थी, एक और दो सेल यहाँ पोलन के मतलब पोलन ध्रुवी थी, और तीन सेल्स यहाँ थी। तो यह जो दो सेल थी इनको सिंगल सेल्स, इसको बोलते हैं एग सेल,
इसको बोलते हैं सेल। और जो 3 सेल थी इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या होता है एंटीपोडल। और जो है ना ध्रुवीय, ध्रुवीय कोशिका, ये ध्रुवीय कोशिका। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जैसे ओव्यूल से, कि ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर 8, ओव्यूल के अंदर 3 सेल और 3 दूनी 6 सेल, 6 1 7 सेल। हाँ, तो ओव्यूल के अंदर 7 सेल, 7 सेल और 8 केंद्र पाए जाते हैं। याद रखना, जो यूबिल होता है, यूबिल होता है ओवरी के अंदर, जो ओबिल होता है, यूबिल से बीज बनते हैं। क्या होता है बीज बनते हैं ओवरी के, जो ओबिल होता है ना, ओबिल बीज बनते हैं, ओबिल से बीज। तो ओबिल के अंदर जो क्या होता है, ओबिल के अंदर 7 सेल होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। अब 8 केंद्रक बोलो क्या है, तो भाई साहब एक सेल ये, इसके अंदर 2 केंद्रक हैं छोटे छोटे से, एक सेल है इसके अंदर, एक केंद्र वो, एक सेल एक केंद्र, एक सेल एक केंद्र, 3 सेल 3 केंद्र, यहाँ 2 केंद्र के हैं, यहाँ 2 केंद्र के हैं। तो कभी क्वेश्चन आएगा यूपिल के अंदर 7 सेल और 8 केंद्रक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पार्थिनोजेनेसिस से क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, अंडकोश, एक सेल के द्वारा जो भ्रूण बनता है, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। एक सेल के द्वारा, किसके द्वारा, एक सेल के द्वारा, एक सेल के द्वारा जो भ्रूण बनता है उसी कांड को तो पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब आते हैं जैसे जाइगोट, मैंने होता है जाइगोट जैसे गैमेट्स होते हैं, स्पोर होते हैं। जाइगोट 2n होता है और एंडोस्पर्म 3n। जाइगोट होता है 2n होता है और एंडोस्पर्म 3n होता है, एंडोस्पर्म है ना। नारियल का खायन वाला भाग एंडोस्पर्म होता है, पढ़ा हुआ आपने। सॉरी मैं अभी तो बताया मैंने आपको इससे पहले कि नारियल का खायन भाग एंडोस्पर्म होता है, सेब का खायन वाला का भाग थैलेमस होता है, और उसका अनार का खायन वाला टेस्टा होता है, इडियल पार्ट्स ऑफ अनार, पोमेग्रेनेट है ना, ये वाले भाग होते हैं। इसके बाद आता है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्राइंगिंग द बिल्ट स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट है। मतलब जो बिल्ट होता है, बिल्ट एक डिसीज होती है जैसे आपको गेहूं में देखने मिल जाती है, शायद केला में भी देखने को मिलती है, बिल्ट स्पीसीज डिसीज होती है। कोई भी बिल्ट स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट के रूप में प्रयोग करना डोमेस्टिकेशन कहलाता है। मतलब कि बिल्ट स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट के रूप में, किसके, ह्यूमन मैनेजमेंट के रूप में क्या करना, प्रयोग करना डोमेस्टिकेशन कहलाता है। बिल्ट स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट के रूप में प्रयोग करना डोमेस्टिकेशन कहलाता है। ये 10 वर्ष पहले देखा जाता है किसमें, सीरियल क्रॉप में। 10 वर्ष पहले सीरियल क्रॉप जैसे गेहूँ आती है ना, बहुत सारी जितनी मोनोक्रॉप क्रॉप है सीरियल क्रॉप के अंदर आती हैं, धान है, गेहूँ है, जौ, ज्वार है ना, ये सीरियल क्रॉप के अंदर आते हैं। अब आता है जर्म प्लाज्म। क्या होता है जर्म प्लाज्म, तो जर्म प्लाज्म ऑफ ए क्रॉप में वाई डिफाइन एज द सम टोटल ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल। मतलब जो जर्म प्लाज्म होता है, ये जर्म प्लाज्म आपने पढ़ा जर्म प्लाज्म थ्योरी, जैसे वो थोड़ा ना हटके जर्म प्लाज्म वाला, किसी फसल स्पीसीज तथा उसकी उंगली स्पीसीज संबंधित में उपस्थित जंगली स्पीसीज संबंधियों में उपस्थित जेनेटिक मटेरियल के पूरे समूह को जर्म प्लाज्म कहते हैं। इसमें हम बताया जा रहा, इसमें बता रहा जैसे कि कोई फसल है, कोई क्रॉप है, उसकी जो स्पीसीज यानी जाति है, उसकी जंगली स्पीसीज है, उनके उनसे संबंधित उपस्थित है जेनेटिक मटेरियल के पूरे समूह को जर्म प्लाज्म कहते हैं। मतलब जेनेटिक जो मटेरियल होता है, जंगली जाति होती है और एक सही प्योर जाति होती है, उनके संबंध जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना, उनके जो ग्रुप होता है उनको ही जर्म प्लाज्म कहते हैं। इसमें से बताया जा रहा है। अब जो जर्म प्लाज्म होता है ना, वो 5 ग्रुप होते हैं कि 5 ग्रुप, मतलब 5 ग्रुप होते हैं। और 5 ग्रुप कौन कौन से आपको बता रहा हूँ, जैसे कि लैंड रेसिस, देसी किस्मों पाया जाए, लैंड रेसिस ऐसी किस्म जो लंबे समय तक लगाई गई हो, लैंड रेसिस हो गई, एब्सोल्यूट वैरायटी हो गई, वैरायटी ऑफ कल्टीवेशन हो गई, ब्रीडिंग लाइन हो गई। मतलब ये 5 ग्रुप होते हैं किसके, जर्म प्लाज्म के 5 होते हैं। जैसे लैंड रेस मतलब जो ऐसी किस्म जो लंबे समय तक लगाई गई हो, लंबे समय तक लगाई गई हो। और एब्सोल्यूट क्या होती है, वैरायटी पुरानी किस्म होती हैं। इन्हें साइंटिस्ट ने डेवलप किया, वह पुरानी हो गई हैं। गेहूँ की किस्म K65 K68, ये क्या पुरानी जाती है किसकी, गेहूँ, जो किसी साइंटिस्ट के द्वारा खोई गई हैं। इनको आउसुलेट वैरायटी चाहते हैं, इनको आउसुलेट वैरायटी बोलते हैं। इन्हें साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। वैरायटी ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब कल्टीवेशन जो अभी कल्टीवेशन में यूज की जा रही हैं, जैसे गेहूँ की GW 322 लोकमन। क्या था लोकमन, अपन गांव जैसे गांव होता है, गांव वाले चलते गेहूँ की थैली लोकमन, लोकमन को बहुत बोया जाता है। लोकमन गेहूँ की बहुत ज़्यादा बोया जाता है गेहूँ की। आपको पूरा प्लांट ब्रीडिंग है एक ही वीडियो के अंदर मिलेगा,
सिर्फ आप तो मन लगा के इस वीडियो को देखते रहिए, वो आपको सब कुछ यही इसी के अंदर मिल जाएगा देखने के लिए, क्या है ना। अब आता है ब्रीडिंग लाइन। ब्रीडिंग लाइन क्या होती है ना, जैसे होमोजाइगस कॉम्प्लेक्स और सेग्रीटिंग जनरेशन F1 F2 और F3 मल्टीपल लाइन। तो ब्रीडिंग लाइन होमोजाइगस मतलब समान और समान वाला लाइन, और सेग्रीटेशन जनरेशन, सेग्रीटेशन जनरेशन मतलब F1 जो जनरेशन होती है जेनेटिक्स में पढ़ा है ना, जब मादा और जो फीमेल, जो मादा भाग और जो फीमेल होता है, मेल एंड फीमेल, उनका जब क्रॉस होता है तो हमें जो जनरेशन होती है उसको F1 कहते हैं, F1 जनरेशन होती है। उसके बाद फिर F2 ऐसी ऐसी, है ना। अब आते बिल्ट फ्रॉम एंड बिल्ट रिलेटेड, जंगली रूप या जंगली संबंधी। बिल्ट फ्रॉम एंड बिल्ट रिलेटेड, तो जंगली रूप या जंगली फ्रॉम क्या होता है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन क्या होता है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन दो प्रकार का होता है, एक इन सिटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इनका मतलब होता है, मतलब इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या था, जब जर्म प्लाज्म को प्राकृतिक स्थान में उगाया जाता है। प्राकृतिक स्थान मतलब जैसे प्राकृतिक स्थान हमने उसमें कुछ नहीं किया, उस स्थान उगाया जाता है, उगाया यानी मेंटेन किया जाता है, तब उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल मतलब जैसे नेचुरल पार्क होते हैं, बायोस्फीयर, रिवर्स रिवर्स नहीं रिजर्व, है ना, जीन सेंचुरी, मतलब प्राकृतिक मतलब नेचुरल स्थान, नेचुरल। अब आते एक्स सिटू कंजर्वेशन, जब जर्म प्लाज्म को प्राकृतिक स्थान से बाहर, मतलब मैंने बताया इनका मतलब अंदर, एक जगह मतलब बाहर, बाहर से, बाहर मतलब दूर स्थान में संरक्षित किया जाता है, तब उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट इन सिटू, मतलब इंग्लिश में बताएगा इसके बारे में। तो मतलब बाहर स्थान है, नेचुरल तो है, नेचुरल स्थान से बाहर में संरक्षित किया जाता है, तो उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, है ना। अब इसके भी 5 भाग होते हैं, इसके भी 5 टाइप होते हैं। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन 5 टाइप, इसके 5 टाइप होते हैं। वो कौन से हैं, सीड बैंक, प्लांट या फिर इसको फील्ड बैंक बोल दो, सूट टिप बैंक, सेल एंड ऑर्गन बैंक और डीएनए बैंक। हाँ, ये भी इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन होता है 5 टाइप का होता है, सीड बैंक, प्लांट या फील्ड बैंक, सूट टिप बैंक और टिप सेल एंड ऑर्गन बैंक और डीएनए बैंक। तो ये 5 प्रकार का होता है। और सीड बैंक होता क्या है, सीड बैंक क्या होता है, इसमें सीड के मॉइस्चर को मेंटेन किया जाता है। मतलब सीड बैंक होता है, सीड का जैसे मैच्योर होता है, नमी होती है सीड के अंदर, जैसे उगने की क्षमता यानी जो होती है ना, जो मैच्योर होती है, नमी होती है ना, उसको मेंटेन किया जाता है। जैसे जो सीड बैंक को 2 टाइप का दिखाया है, जैसे ऑर्थोडॉक्स सीड, ऐसे सीड जिनमें मॉइस्चर लेवल को 5% से कम कर देते हैं। मतलब ऑर्थोडॉक्स सीड में बता रहा है कि ऐसे सीड जिनमें मॉइस्चर लेवल को 5% से कम कर देते हैं, एवं उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है 5% से, क्या होता है उसकी जो मॉइस्चर लेवल होता है उसको 5% से कम कर देते हैं, एवं उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है। इसका एग्जाम टोटल क्रॉप क्या होता है, टोटल क्रॉप। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके जो एग्जाम जितनी क्रॉप होती है वो टोटल क्रॉप होती है, उसके इसके अंदर आती हैं, ऑर्थोडॉक्स सीड के अंदर, है ना, इसके अंदर आता है। अब आते हैं जैसे कि रेसल साइट्रिकल, है ना। अब आता है रिकल्सिट्रेंट। रिकल्सिट्रेंट में क्या कहते हैं, रिकल्सिट्रेंट होता है, इसमें जैसे मॉइस्चर होता है, इसमें क्या था 5% तक कम किया था। इसमें क्या होता है लगभग 12 से 30% तक इसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर उसको कम किया जाता है, कम किया था। जैसे इसमें लिखा है कि इसमें मॉइस्चर को 12 से 30% तक कम कर देते हैं, जिससे लंबे समय तक लॉन्ग टाइम तक कंजर्वेशन किया जा सके, जैसे कॉफी और कोको रबर। इसके एग्जाम्पल कोको और कॉफी रबर, उसके एग्जाम्पल और टोटल क्रॉप, कुल क्रॉप के अंदर ऑर्थोडॉक्स के अंदर, ऑर्थोडॉक्स के अंदर के 5% से कम कर देते हैं उसके मॉइस्चर को, है ना। तो उसमें क्या होता है 12 से 30% तक कर देते हैं, है ना, कर देते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्लांट फील्ड बैंक। प्लांट फील्ड बैंक क्या होता है, जर्म प्लाज्म को जब फील्ड में कंजर्वेशन किया जाता है तो प्लांट फील्ड कहलाता है। जर्म प्लाज्म को जब फील्ड में कंजर्वेशन किया जाता है तो उसको प्लांट या फील्ड बैंक कहते हैं। सूट एंड टिप बैंक क्या, सूट मतलब अब इसको यहाँ आएगा, सूट का मतलब स्टेम होता है, स्टेम, सूट को हम स्टेम बोलते हैं, स्टेम को हम सूट बोलते हैं। टिप मतलब टिप माने उसका अपेक्स वाला भाग होता है, टिप को उसको बोलते हैं। तो सूट टिप बैंक, तो वेजिटेटिव के सूट को लेकर कल्चर बना के उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी,
फिर उससे प्लांट तैयार किया जाता है। तो वेजिटेटिव आपने पढ़ा हो क्या वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव के सूट को लेकर कल्चर बना के उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी, उससे फिर प्लांट तैयार किया जाता है। वेजिटेटिव का मतलब जैसे वेजिटेटिव के द्वारा का मतलब कलम के द्वारा का वेजिटेटिव है ना, उसी को कहते हैं। सेल एंड ऑर्गन बैंक, इसमें सेल को मेंटेन करके डीएनए बैंक, इसमें कोई भी स्पीसीज के टोटल डीएनए को निकाल कर रखते हैं एवं मॉलिक्यूलर मार्कर की सहायता से घुमाएंगे एवं मार्कर जहां रुकेगा फिर उस डीएनए को ट्रांसफ़र करके कोई भी डिस्क्राइबल वैरायटी तैयार करते हैं। अब डीएनए जैसे अपना बड़ा जीन पिन होते हैं, सब डीएनए के अंदर ही होते हैं, सब जीन होते हैं डीएनए के अंदर होते हैं। डीएनए जहाँ आरएनए होता है वहाँ जीएन होती है, जहाँ आरएनए होता है डीएनए के अंदर क्या उपस्थित होता है आरएनए, आरएनए होते हैं वहाँ जीन उपस्थित होती है ना, वहीं होते हैं डीएनए। ये जो जर्म प्लाज्म है ना, इसको कंजर्वेशन जैसे वहाँ करते हैं दिल्ली में, जो नई दिल्ली में करते हैं इसको जर्म प्लाज्म को कंजर्वेशन, है ना। आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्म प्लाज्म में जो कंजर्वेशन कहाँ करते हैं, तो वहाँ करते हैं कंजर्वेशन वहाँ नई दिल्ली में, है ना। हाँ जी, आगे क्वेश्चन जैसे कि जर्म प्लाज्म का जो कंजर्वेशन होता है NBPGR करता है, जो कहाँ नई दिल्ली में, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, है ना। इंडिया में जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के नेशनल स्टेशन 10 हैं। तो इंडिया में जर्म प्लाज्म के जो कंजर्वेशन हैं वो 10 हैं। नेशनल स्टेशन क्या 10 हैं, राष्ट्रीय लेवल के 10 हैं। एक तो अलोका जो कि महाराष्ट्र में है, एक बरेली यूपी में है। किसको, जर्म प्लाज्म को कंजर्वेशन करने के लिए तो अलोका महाराष्ट्र में, बरेली में साइलोंग हिमालय हैं, ट्राइकोर केरला, कटक उड़ीसा हैं, कड़क उड़ीसा है ना, कड़क उड़ीसा, हैदराबाद, जोधपुर राजस्थान में, शिमला, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। निशांत गार्डन आया तो कहूँ क्वेश्चन आया, निशांत गार्डन कहाँ है तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, रांची झारखंड में, है ना। अब एक हेडिंग होती है, इसका नाम था प्लांट इंट्रोडक्शन। क्या होता है इंट्रोडक्शन, क्या होता है, जब किसी वैरायटी को एक देश से दूसरे देश में लाकर या एक देश में भी यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब जान पहचान है या कल्टीवेशन के लिए लाया जाता है, तो उसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कोई प्लांट कोई वैरायटी, मतलब कोई तो हम बाहर विदेश से लाए, कोई देश से लाए, हमारे देश में लाए या हमारे देश में से किसी, मतलब इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रोड्यूस मतलब सबसे परिचित कराते हैं कि वैरायटी ऐसी है, मतलब उस टाइप की जैसे, है ना। तो टू टाइप जो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है वो टू टाइप होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी में पहले, सेकेंडरी में बाद, मतलब कुछ ऐसे शब्द उनके अंदर उसका आंसर छिपा रहता है। प्राइमरी में पहले, सेकेंडरी में बाद। जैसे प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, जब किसी इंट्रोड्यूस वैरायटी को बिना परिवर्तन किए हुए एक देश से दूसरे देश में लाना प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। मतलब उसमें कोई कुछ परिवर्तन नहीं किया उसके अंदर। जब किसी इंट्रोड्यूस वैरायटी को बिना परिवर्तन किए हुए एक देश से दूसरे देश में लाना प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है ना। और इंग्लिश में लिखा व्हेन द इंट्रोडक्शन द वैरायटी द वेल एप्रोटेड टू द न्यू, है ना, एनवायरनमेंट इट्स द रिलेटेड फॉर द कम्युनिकेट कल्टिवेशन विदाउट माई अल्टरनेटिव इन फॉर्म, मतलब बिना कुछ परिवर्तन के किए हुए एक देश से दूसरे देश में लाना, है ना। जैसे कि एग्जांपल वीट की सोनारा लरमा रोजो, जो अमेरिका से लाई गई थी, मतलब, है ना। राइस की जो IR8 IR28 फिलीपींस से, है ना, लाई गई थी। ये वेराइटीज हैं कुछ, इनको बोलते हैं प्लांट इंट्रोड्यूस कराते हैं। सेकेंड इंट्रोडक्शन क्या होता है, जब कोई इंट्रोड्यूस वैरायटी जिस देश से लाई जाती है एवं जिस देश में लाई जाती है, जिस देश से लाई है उस जो है वहाँ की वैरायटी से हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा जो नई वैरायटी तैयार की जाती है, सेकंड इंट्रोडक्शन कहलाता है। मतलब उसमें जैसे प्राइमरी इंट्रोडक्शन हुआ, प्राइमरी मतलब पहली बार उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई चेंजेबल नहीं किया था। सेकेंडरी में चेंजेबल किया था, सेकेंडरी में हाइब्रिडाइजेशन किया गया है ना। याद रखना कि कौन सी जो जैसे प्राइमरी इंट्रोड्यूस में हाइब्रिडेशन की क्रिया नहीं हुई थी ना उसमें सिंपल रूप से लाया गया था, उसमें हाइब्रिडेशन नहीं हुआ, पहले सेकेंडरी में हाइब्रिडेशन किया गया था, है ना। उसके द्वारा जैसे कल्याण सोनालिका जो वैरायटी तैयार की गई थी, है ना। उसके बाद उसके द्वारा वैरायटी तैयार। अब आता है जैसे कि जो लिखिए
डेमरेस्ट दोस्त और प्लांट मतलब जैसे हम कोई वेराइटी लाए, जैसे प्राइमरी वेराइटी हम किसी देश से लाए, बिना कुछ परिवर्तन के वेराइटी लाए, उसमें खरपतवार के बीज होंगे, है ना, मतलब भिन्न भिन्न टाइप के, अलग अलग टाइप के, मतलब क्योंकि बिना हाइब्रिडाइजेशन के लाए थे ना उसको। जैसे खरपतवारों का प्रवेश, गायर घास जो अमेरिका से आया था, गायर घास हमारे देश का नहीं है, जो अमेरिका से आया था गायर घास को, जो गायर घास में एक खास एक वो होता है कि उसको इन्फेक्शन होता है शरीर के अंदर, उसको कहते हैं इन्फेक्शन होता है। गायर घास का तो शरीर के अंदर कहते हैं इन्फेक्शन होने लगता है, अगर उसको हम टच करते हैं, कोई चलने लगती है शरीर के अंदर, तो गायर घास का इन्फेक्शन, जो अमेरिका से लाया गया था। गेहूँ सा अमेरिका से, सत्यानाशी, सत्यानाशी की जैसे आपको सत्यानाशी से, तो सत्यानाशी बीज होता है ना, सत्यानाशी जो खरपतवार होता है, इसके जो बीज होते हैं तो सेम टू सेम सरसों जैसे टाइप में होता है, सरसों जैसे एकदम सरसों जैसे बीज होते हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे सरसों का बीज है, सत्यानाशी का जो मस्टर्ड का बीज है या सत्यानाशी का बीज है, आप कभी नहीं पहचान पाओगे, एक जैसा होता है। बीमारियों का प्रवेश, जैसे लेट ब्लैटो पोटैटो, यूरोप से आया था ये, कुछ कुछ रोग आते हैं मतलब, तो हमेशा क्या बीज खिलाते हैं उनको, कुछ ला रहे हो तो उनके परीक्षण करके लाना चाहिए। धान का लूजिस्मेट रोग सुना हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया से आया है, गेहूँ का ध्वजकंड जो ऑस्ट्रेलिया से, मतलब ये रोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीपीटी में पूछने के लिए। तो क्या पूछूँ, गायर घास कहाँ से, तो अमेरिका से, है ना, गेहूँ सा अमेरिका से, है ना, धान का लूजिस्मेट ऑस्ट्रेलिया से, है ना, जो बहुत अब खरपतवार हो गए हमारे, मतलब बीट बोले तो बोलेंगे इंग्लिश में बीट्स। अब कीट, इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट, कीट को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कीट को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्ट, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट, इनको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, इंसेक्ट बोलते हैं। तो कीटों का प्रवेश, तो पोटैटो ट्यूबर मॉथ, पोटैटो हमारा आलू, ट्यूबर यानी कंद, ट्यूबर को द्वारा लगाया था। एप्पल, एप्चड यानी इटली से आ गया था। ट्यूबवीड, ऐसे खरपतवार थे जो दूसरे देश में, है ना, जैसे जैसे ट्यूब लिखे, ऐसे खरपतवार थे जो दूसरे देश में ऑर्नामेंटल प्लांट थे, लेकिन भारत में वीट भी है, जैसे लेंटाना कैमरा, जलकुंभी, है ना, जलकुंभी, जलकुंभी के एक नाम से प्लांट मोर्फोलॉजी चैप्टर में लिखा है जलकुंभी के बंगाल का आतंकवादी किसी का जलकुंभी को कहते हैं, तो जलकुंभी को बंगाल का आतंकवादी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहते हैं, बंगाल, बंगाल का आतंकवादी, आतंकवादी कहते हैं। ये जलकुंभी जो खरपतवार है ना, जो बॉर्डर में पाया था, अंदर बॉर्डर में, जैसे आपने कहीं बॉर्डर देखा बराबर में चौड़े चौड़े बड़े बड़े पत्ता आते हैं, वो जलकुंभी के ही होते हैं, है ना। ये वीडियो पूरा 2 घंटे का बनेगा, 2 घंटे का। हिटेरोस, इसके बाद अपना हिटेरोसिस, इसके बाद क्या था, हिटेरोसिस। हिटेरोसिस में अब इससे पहले ही पढ़ा था हिटेरोसिस में कि मतलब जो पेरेंट्स में क्रॉस से कराते हैं उसको, जो एबन पीढ़ी होती है ना, वो एबन पीढ़ी होती है, उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा होता है, उसे हेटेरोसिस कहते हैं। अब हेटेरोसिस के टाइप होते हैं, जैसे मिड पेरेंट हेटेरोसिस होता है ना, तो तीन इनके कुछ टाइप भी होते हैं। जैसे मिड पेरेंट हेटेरोसिस क्या होता है, जब एवन पीढ़ी का परफॉर्मेंस जब पेरेंट्स की तुलना में एवरेज होता है तब उसे मिड पेरेंट्स कहते हैं, मतलब जैसे अच्छा होता है, मतलब मिड पेरेंट हेटेरोसिस मतलब मिड पेरेंट मतलब उससे लगभग सेम, लगभग मतलब लगभग सेम होता है ना, उसको कहते हैं मिड पेरेंट हेटेरोसिस। अलग नहीं, डिफरेंस भी नहीं, थोड़ा सेम होता है उसी के जैसे होता है ना, तो उसे मिड पेरेंट हेटेरोसिस कहते हैं। तो मिड पेरेंट हेटेरोसिस का जो फॉर्मूला होता है, एम पी बराबर F1 माइनस एम पी अपॉन में एम पी इंटू 100। ये क्या होता है, इसका औसत एवरेज, जिसमें मिड पेरेंट्स का हेटेरोसिस उसका, इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या इसका जो फॉर्मूला होता है, बेटर पेरेंट हेटेरोसिस, बेरेंट पेरेंट, बेटर पेरेंट हेटेरोसिस। बेटर का मतलब पता अच्छा, अपन कहते हैं ना इससे इससे बेटर तो ये अच्छा, इससे बेटर तो ये है, बेटर का मतलब अच्छा। जब अपन पीढ़ी का परफॉर्मेंस दोनों पेरेंट्स में से किसी एक भी पेरेंट्स से अच्छा है तो उसे बेटर पेरेंट्स हेटेरोसिस, दो पेरेंट्स यानी माता पिता है ना, तो उनसे अच्छा है ना, तो उसको कहते हैं बेटर, बेटर मतलब अच्छा है। तो इसका फॉर्मूला है बीपी, बीपी यानी बेटर, बेटर पेरेंट्स यानी बी बेटर पेरेंट्स, और वहाँ पे मिड पेरेंट्स तो एम पी आ गई थी, तो यहाँ पे बी पी F1 माइनस बी पी और अपना बी पी इंटू 100, है ना। नंबर तीसरा आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक हेटेरोसिस। इकोनॉमिक हेटेरोसिस का जब अपन पीढ़ी का परमिशन अच्छा तब होता है जब सामान्य चित्त की वैरायटी से ज़्यादा अच्छी होती है, सामान्य ज़्यादा अच्छी होती है, तब उसे इकोनॉमिक हेटेरोसिस। इसका जो कहने का मतलब यही है कि आपको मैं समझा रहा हूँ, यूजफुल, यूजफुल हेटेरोसिस भी कहते हैं।
जो इकोनॉमिक हेटेरोसिस होता है इसे यूजफुल हेटेरोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूजफुल हेटेरोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूजफुल हेटेरोसिस भी कहते हैं। संकरोज, अब आता हमारा संकरोज। संकरोज के स्थापित के लिए उपयोग होने वाली विधियाँ, यानी फिक्सेशन ऑफ हेटेरोसिस हाइब्रिड से मेंटेन करने की विधियाँ, है ना। तो एपोमिक्सिस है गई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है गई, पॉलियोप्टोड है गई, बैलेंस लेंथ जीन है गई, है ना। ये हमारी संकरोज की कुछ विधियाँ हैं, मेथड्स हैं मेंटेन करने की हाइब्रिड को, है ना। जैसे बैक क्रॉस, आपने बैक क्रॉस पढ़ा हुआ, बैक क्रॉस पढ़ा हुआ, सॉरी बैक क्रॉस क्या होता है? डिसीज रेसिस्टेंस वेराइटी डेवलप बैक क्रॉस मेथड अच्छी होती है ना। जी बैक क्रॉस क्या होता है? जैसे एबन पीढ़ी हमारी, क्या कोई एबन पीढ़ी है? जो क्या है? जो क्या एबन पीढ़ी है? जैसे कि टी और हमारे पास टी टी है, इसका जब हमने क्रॉस कराया था हमारे पास जो एबन पीढ़ी हुई, एबन क्या था? पीढ़ी उत्पन्न होगी। और इसी एबन पीढ़ी का जो क्रॉस है ना, किसके द्वारा? पेरेंट के साथ द्वारा, पेरेंट्स से कराना। एबन पीढ़ी का क्रॉस पेरेंट्स से कराना बैक क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। तो डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटी डेवलप बैक क्रॉस मेथड अच्छी है, मतलब रोग प्रतिरोधी वैरायटी उत्पन्न करने के लिए बैक क्रॉस अच्छी मेथड बताई जा रही है ना। जो आपकी जा रहा है जैसे कि NBPGR NBPGR का नई दिल्ली में, ये क्या करता है? जो जर्म होता है ना, जर्म प्लान को कंजर्वेशन करता है, तो जर्म प्लान कंजर्वेशन कार्य करता ही है। तो ये क्या नई दिल्ली में, अभी इससे पहले पढ़ाते थे नई दिल्ली में। इसके मेथड, इसके कार्य क्या होता है? यह भारत तथा विदेशों में प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए योजना बनाता है। जो अपना इंट्रोडक्शन के लिए क्या करता है? योजना बनाता है ना। ये रिसर्च के लिए जर्म प्लान उपलब्ध करवाता है ना। NBPGR जर्म प्लान का संरोधन, क्वारंटीन क्वारंटाइन कराता है। यह कृषि तथा उद्यान के जर्म प्लान का मूल्यांकन एवोल्यूशन करता है तथा उनकी सूची बनाता है ना। NBPGR लंबी अवधि के लिए जर्म प्लान कंजर्वेशन को बढ़ावा देता है। मतलब इसके कोई कार्य थे, इसके क्या वर्क कार्य थे कि ये क्या करता है कि रिसर्च के लिए जर्म प्लान कराता है ना। इसके जो कार्य हैं, दूसरा नंबर जो, और NBPGR जर्म प्लान कंजर्वेशन के ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है, ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है। NBPGR पादप आनुवंशिक स्रोत प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में MSc एवं PhD शिक्षण प्रदान करता है। हाँ, NBPGR जर्म प्लान का इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन का, इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट इससे पहले पढ़ा है ना, देश के अंदर होता है, वहीं किसी प्राकृतिक स्थान पर होता है ना। और NBPGR रिलेटेड वैरायटी के बीजों को मेंटेन करता है। यह किसानों में प्रचलित पद्धति उनके द्वारा दिए गए अन्वेषण रिसर्च के डाटाबेस तैयार करता है ना। इसका ये कार्य होते हैं NBPGR का ये कार्य होता है। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PAT में पूछे जाते हैं, मैं आपको कल बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन की एक सेल्स के अंदर, इसकी पोलन ग्रेन की एक सेल्स के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। तो दो न्यूक्लियस होते हैं जो पोलन ट्यूब की सहायता से जाते हैं अंदर, कहाँ? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब वो कौन से सेल से जुड़ते हैं? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, मैं आपको कल पूरा पूरा बताऊंगा कि जो जो बीज बनता है कौन सी फर्टिलाइजेशन से बनता है। तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा सबको। तो टाइमिंग भी ज़्यादा हो चुका है। तो हाइब्रिडाइजेशन की फर्स्ट जो प्लांट ब्रीडिंग की जो फर्स्ट वीडियो है, और मैं कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊँ दूसरी वीडियो में, है ना। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टाइमिंग ज़्यादा हो गया क्योंकि 2 घंटे की वीडियो हो चुकी है जी, है ना। टाइमिंग पता नहीं चला, और तो आप देखेंगे नहीं, तो मैं कल दूसरी वीडियो बनाऊँगा, है ना। तो यही करते हैं।